हेलो गाइस, आ चुका एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा एनीमे जिसको कि काफी सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन अगर मेरी मानो तो हर एक एनीमे लवर को इस एनीमे को एक बार देखना ही चाहिए, क्योंकि इसमें एक्शन, एडवेंचर और इमोशंस बिल्कुल कूट कूट कर भरा हुआ है। और सच में इस एनीमे को देखने के बाद आपको सच में काफी मजा आएगा और शायद से आप रो भी दोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस एनीमे का नाम है अकामी का किल, जहाँ पर हम बाद में देखते हैं कि दो लोग जंगल से कहीं पर तो जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर तभी एक लड़का आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को मारकर उन लोगों की जान को बचा लेता है। जहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है, जहाँ पर वो बताता है कि मेरा नाम तात्सुमी है और मैं एक वॉरियर हूँ और इसी वजह से मुझे इंपीरियल कैपिटल जाना है ताकि मैं उनकी आर्मी को ज्वाइन कर सकूं। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर वो दोनों उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे शैतान हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर शैतान का मतलब ये है कि वहाँ पर ऐसे काफी सारे इंसान हैं जो कि इंसानों को ही मारते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। जहाँ पर तात्सुमी कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए, और हाँ मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। और इतना बोलने के साथ ही वो कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो कैपिटल में पहुंच भी जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि ये कैपिटल काफी बड़ा है, जितना कि उसने इमेजिन किया था उससे तो काफी ज्यादा ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस में वो आया होता है और वो वहाँ जाकर उससे कह रहा होता है कि मुझे आर्मी में शामिल होना है। जहाँ पर यह आदमी उसे एक फॉर्म दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें इस फॉर्म को भरना होगा और तुम्हारी जो रैंक होगी वो सबसे कम होगी और तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो कि बाकी लोग नॉर्मली करते हैं, यानी कि बैग उठाना और ऐसा ही सब कुछ। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी ये सारे काम करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक अच्छी पोस्ट दे, मैं अच्छा लड़ सकता हूँ, तो मैं छोटे मोटे काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और इतना सुनने के बाद तुरंत ही वो आदमी तात्सुमी को बाहर फेंक देता है। फिर वहाँ से तात्सुमी जैसे ही जा रहा होता है तो वो वहाँ पर सामने एक लड़की से टकरा जाता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक ट्रीट देनी होगी। जहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर तात्सुमी उसे एक बार के अंदर ले आता है, जहाँ पर वो लड़की लगातार ड्रिंक करे जा रही होती है। फिर ये लड़की तात्सुमी को बताती है कि आर्मी के अंदर मेरे काफी सारे कनेक्शंस हैं और मैं उनसे बात कर तुम्हें हायर पोस्ट दिलवा दूंगी, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब मैं उन्हें पैसे दूंगी। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे निकाल कर मुझे दे दो ताकि मैं उन लोगों को ये पैसे दे पाऊँ। इसके बाद तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। जहाँ पर तात्सुमी भी इस चीज के लिए मान जाता है और जितने भी पैसे उसने बचा के रखे थे वो सारा सब कुछ इस लड़की को दे देता है। और यहाँ पर ये लड़की उसके सारे पैसे लेकर यहाँ से जा रही होती है और उससे कहती है कि तुम मेरा यहीं पर ही वेट करना। जहाँ पर तात्सुमी शाम हो जाती है लेकिन वहीं पर ही बैठा होता है और उस लड़की का वेट कर रहा होता है। फिर बाद में जाकर यहाँ का एक वेटर उसे बताता है कि तुम्हारा कट चुका है। पहली बात तो ये है कि वो लड़की काफी झूठ बोल रही थी और वो तुम्हारे सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चुकी है। फिर हम दूसरा सीन देखते हैं जहाँ पर इसके पास कोई भी पैसा नहीं होता, जिस वजह से तात्सुमी को पूरी रात स्ट्रीट के ऊपर ही बितानी पड़ती है। लेकिन तभी एक लड़की अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ उसके सामने आ जाती है और उससे बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है रात गुजारने की तो तुम हमारे घर चल सकते हो। और यहाँ पर तात्सुमी को इस पर भी शक होने लगता है कि कहीं ये लड़की भी मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगी। लेकिन बाद में तात्सुमी सोचता है कि उसके पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए फिर वो उस लड़की पर भरोसा करता है, उसके घर चला जाता है। जहाँ पर उसके घर पे पहुंचने के बाद वो देखता है कि इस लड़की का घर काफी बड़ा है और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उस लड़की का जो फादर है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। जहाँ पर उस लड़की की फैमिली के सामने तात्सुमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उन लोगों को अपना पहले नाम बताता है और बाद में उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर इस कैपिटल में इसी वजह से आया हूँ ताकि मैं अपने विलेज को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मेरा विलेज काफी गरीब है और मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था, मैं यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों के साथ आया था। लेकिन रास्ते में ही मेरे दोनों दोस्त अलग हो गए थे और इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो लोग मुझे कैपिटल में कहीं पर तो मिल जाए। फिर यहाँ पर जो लड़की का बाप होता है वो तात्सुमी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हें आर्मी के अंदर एक अच्छी पोस्ट दे दी जाए। फिर अगले सुबह यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर लड़की के साथ शॉपिंग करने के लिए आया होता है। जहाँ पर वो लड़की शॉपिंग कर रही होती है तब यहाँ पर तात्सुमी उसके बॉडीगार्ड के साथ बात करता है। वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस पूरे रॉयल कैपिटल को कौन रूल करता है? वो एक बच्चा है। लेकिन ये एक आधी अधूरी सच्चाई है। पूरी सच्चाई ये है कि हाँ ये बात सही है कि इस कैपिटल को एक बच्चा रूल कर रहा है, लेकिन उसके सारे जो भी फैसले होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिए जाते हैं। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो काफी लालची है और काफी बुरा इंसान है और उसने चाइल्ड एम्परर को अपने वश में कर रखा है और यही कारण है कि चाइल्ड एम्परर उसके वश में आकर सारे बुरे फैसले लेता है। जहाँ पर ये सुनकर तात्सुमी समझ जाता है कि यही एक कारण है जिसकी वजह से उसके विलेज को काफी सारा टैक्स भरना पड़ता है। तभी बॉडीगार्ड उसको एक पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि इनके ऊपर जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं इनके ग्रुप को नाइट रेड बोला जाता है और इनका जो ग्रुप है वो एक साथ मिलकर हमला करता है सारे अमीर लोगों के ऊपर। फिर हमें रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम उस लड़की की माँ को देखते हैं जो कि कहीं पर तो जा रही होती है, जहाँ पर उसके हाथ में एक डायरी होती है जहाँ पर वो बोल रही होती है कि इस डायरी के अंदर एक और आदमी का नाम लिख दिया गया है और मेरा मन करता है कि मैं लगातार इस काम को करती रहूं। लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी के दो टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ पर महल के अंदर सबको
पता चल जाता है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है। जहाँ पर यहाँ पर तात्सुमी सोच रहा होता है कि कहीं उनके महल के ऊपर नाइट रेड वालों ने हमला तो नहीं कर दिया, और तभी वो खिड़की के बाहर देखता है जहाँ पर नाइट रेड की पूरी टीम होती है। तभी एक लड़की वहाँ से नीचे उतरती है और वहाँ पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड के एक एक कर जान ले लेती है, और यहाँ पर घर के अंदर वो लड़की के फादर की भी जान ले ली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बॉडीगार्ड उस लड़की को लेकर भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमें वहाँ पर सामने जाकर छुप जाना चाहिए। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर स्टोर रूम के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर तात्सुमी भी आ जाता है, जहाँ पर तात्सुमी से बॉडीगार्ड कह रहा होता है कि तुम हमें प्रोटेक्ट करो, ताकि जब तक सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक मैं यहाँ से अंदर जाकर इनको कहीं पर तो छुपा देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर नाइट रेड की एक मेंबर आ जाती है, और जैसे ही तात्सुमी उसे देखता है तो वो उसके साथ लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लड़की कहती है कि तुम हमारा टारगेट नहीं हो। उसके बाद सीधा ही उस बॉडीगार्ड के पास जाकर उसकी जान ले लेती है। फिर इसके बाद वो उस लड़की की जान भी लेने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर तात्सुमी उन दोनों के बीच में आ जाता है, जहाँ पर ये देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो तात्सुमी के साथ लड़ाई करने लगती है और वो सीधा ही उसके सीने के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तात्सुमी के सीने के ऊपर एक मूर्ति होती है जो कि उसके दादाजी ने उसे दी थी सफर को शुरू करने से पहले, और यही कारण था जिस वजह से यहाँ पर तात्सुमी बच गया। जहाँ पर तात्सुमी फिर इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम सारे मिलकर इस लड़की की जान को क्यों लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो इसकी कोई भी बात को नहीं सुनती और सीधा ही उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है। लेकिन तभी नाइट रेड की दूसरी मेंबर वहाँ पर आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक लेती है, और फिर हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने की तात्सुमी से पैसे लिए थे ताकि वो उसे जॉब लगा सके। फिर ये लड़की तात्सुमी से कहने लगती है कि तुम्हें भी यही लगता है ना कि ये लड़की मासूम है, तो फिर देखो इसका सच क्या है। फिर ये लोग स्टोर रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर तात्सुमी को अंदर जाकर पता चलता है कि यहाँ पर ये लड़की और इसके फैमिली वाले सारे मिलकर काफी लोगों को टॉर्चर किया करते थे, और वो यहाँ पर ये भी देखता है कि काफी सारे लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर लटकी हुई है। और न ही इतना ही बल्कि केस के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो कि काफी समय से मर चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर तात्सुमी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपने ही एक दोस्त को वहाँ पर लटका हुआ देखता है, और ये वही दोस्त होती है जो कि उसके स्टार्टिंग में सफर में से बिछड़ गई थी। और उसकी बॉडी को देखने के बाद तात्सुमी समझ जाता है कि ना ही उसके शरीर पर कपड़े हैं और उसे लगातार यहाँ पर टॉर्चर किया गया है। लेकिन तभी तात्सुमी को केज के अंदर से आवाज आती है और वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त भी वहीं पर होता है, और वो यहाँ पर तात्सुमी को बता रहा होता है कि ये लड़की का परिवार पूरा ही इविल है, क्योंकि वो सभी को मदद के बहाने यहाँ पर बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें बेहोश कर देते हैं, और फिर उन लोगों की बॉडी के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उन्हें टॉर्चर करते हैं। तभी नाइट रेड की एक मेंबर बोलती है कि क्या तुमने देख लिया कि आखिर कैपिटल की असली सच्चाई क्या है। फिर वो उस लड़की को मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तात्सुमी कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, जहाँ पर तात्सुमी खुद ही उस लड़की को मार देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी अपने दूसरे दोस्त को बिल्कुल नहीं बचा पाता, क्योंकि उसे यहाँ पर एक जहर दे दिया गया था, और यही कारण था जिसकी वजह से उसका दोस्त धीरे धीरे यहीं पर ही मर जाता है। फिर यहाँ पर तात्सुमी काफी बुरी तरीके से रोने लगता है, जिस वजह से नाइट रेड्स के लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग तात्सुमी को अपने साथ ले जाएंगे, जहाँ पर तात्सुमी उन लोगों को मना कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे ग्रुप को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। लेकिन इसके बाद भी वो लोग उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। हमें यहाँ पर सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुमी अपने दोनों दोस्तों के नाम पर ग्रेव बना रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ पर फूल को भी रखता है और कहता है कि तुम लोगों की आत्मा को शांति मिले। तभी वहाँ पर ये लड़की आ जाती है और वो कहती है कि मेरा नाम लियोनी है, आखिरकार तुमने क्या फैसला लिया, क्या तुम नाइट रेड की टीम को ज्वाइन करोगे। जहाँ पर तात्सुमी अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है कि आखिर उसको इस बारे में क्या करना चाहिए। तो लियोनी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाकी के मेंबर से मिलाती हूँ। फिर हमें यहाँ पर सारे मेंबर से मिलाया जाता है। यहाँ पर पहली मेंबर का नाम होता है सिन, और दूसरी मेंबर का नाम होता है माइन, और तीसरे मेंबर का नाम होता है बुलेट, जो कि इस ग्रुप का सबसे पावरफुल मेंबर है। फिर यहाँ पर उसकी फाइटिंग स्किल को देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान होता है। फिर यहाँ पर तात्सुमी बुलेट से जब हाथ मिलाता है तो उसे पता चल जाता है कि बुलेट गे है। फिर यहाँ पर एक चौथा मेंबर आ जाता है जिसका नाम लबाक है, जो कि इस ग्रुप का सबसे बड़ा ठरकी है। जिसके बाद वो ग्रुप के सबसे आखिरी मेंबर को मिलता है जिसका नाम अकामे है। फिर ये लोग यहाँ पर अकामे को जैसे ही मिलने आते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि इन्हीं के ग्रुप की बॉस वहाँ पर होती है। फिर यहाँ पर ये बॉस तात्सुमी से कह रही होती है कि कल सुबह तुम्हारे साथ एक मीटिंग है, जहाँ पर ये बॉस तात्सुमी से पूछ रही होती है कि क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करने वाला हो या फिर नहीं। जहाँ पर तात्सुमी बताता है कि मुझे एम्पिरियल कैपिटल का जो आर्मी है वो मुझे ज्वाइन करना था, ताकि मैं अपने विलेज के अंदर हो रही गरीबी को खत्म कर सकूं। तभी यहाँ पर इस बात को सुनकर बुलेट कहता है कि सिर्फ तुम्हारे अकेले विलेज में गरीबी नहीं चल रही, और भी काफी सारे ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर काफी बुरा हाल है, और ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कैपिटल के अंदर काफी ज्यादा करप्शन है, और इसी वजह से हमारा ग्रुप यही कोशिश कर रहा है कि हम लगातार साथ में मिलकर करप्शन को खत्म कर सके। जहाँ पर यह सुनकर तात्सुमी कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को मारकर तुम करप्शन को खत्म नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर इस चीज को सुनने के बाद उसकी बहुत बताती है कि देखो हमारा ग्रुप काफी छोटा है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो काफी बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है, और उनका मकसद यही है कि गवर्नमेंट में हो रहे करप्शन को खत्म करना, और जितने भी ऑफिसर्स इस करप्शन के जिम्मेदार हैं उन सभी लोगों को मार दिया जाए। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें उस ग्रुप को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि वो लोग जाकर उन लोगों
को मार सके। जो सुनकर तात्सुमी कहता है तब तो हम अच्छे लोग हुए क्योंकि हम बुरे लोगों को मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लियोनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम करप्शन को दूर करने के लिए लोगों की जान ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम भी क्रिमिनल्स हैं। और ये याद रखना कि अगर हम में से कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे बिल्कुल भी बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि हमें सीधा ही मार दिया जाएगा। लेकिन आखिर में तात्सुमी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये सुनकर उसकी बहुत बताती है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अकामी के अंडर रहना होगा और उसके साथ ट्रेनिंग लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी देखता है कि अकामी के अंडर रहने की वजह से उसकी बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, बल्कि वो लगातार इन लोगों के लिए खाना बना रहा है। और उससे ये भी पता चलता है कि बाकी लोग काम पर जा रहे हैं और वो सिर्फ यहाँ पर बैठकर खाना बना रहा है। फिर इसके बाद ये लोग बाहर में अकामी से सिखा रही होती है कि तुम बिना फिशिंग नेट की मदद से भी फिश को कैसे पकड़ सकते हो। फिर यहाँ पर वापस से ये चारों लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तब लियोनी उसे बता रही होती है कि हमारे पास एक नया मिशन आया है जिसके अंदर हमें इन दोनों की जान लेनी होगी। और मुझे मेरे क्लाइंट से पता चला है कि कमाल एक ऑयल मर्चेंट है जो कि काफी सारे बुरे काम करता है, लेकिन वो जाकर ओनर को पैसे दे देता है जिसके कारण ओबर किसी मासूम को बसा देता है और कमाल के ऊपर से सारे चार्जेस हटा देता है। और बिल्कुल ऐसा ही मेरे क्लाइंट के हस्बैंड के साथ ऐसा ही हुआ है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है और इसीलिए मेरा क्लाइंट चाहता है कि मैं इन दोनों की जान ले लूं। जहाँ पर ये सुनकर उसकी बॉस कहती है कि ठीक है, तुम इस मिशन को कंप्लीट कर सकती हो, लेकिन इसको करने के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर तुम दोनों जाओगे कमाल के पीछे, वहीं पर तात्सुमी जाएगा ओबर के पीछे उसे मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर अकामे कहती कि ऐसा नहीं कर पाएगा ये क्योंकि ओबर काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन बॉस कहती है कि इसे ये करना ही होगा, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो इस ग्रुप में नहीं रह सकता। जहाँ पर तात्सुमी भी ये करने के लिए मान जाता है और देखने से तो वो यहाँ पर काफी एक्साइटेड लग रहा होता है। लेकिन उसे देखकर अकामे कहती है कि इतना भी एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम यही मानकर चलते हैं कि अभी तक मिशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है। जिसके बाद हमें यहाँ पर इन दोनों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें ओबर मिलेगा क्योंकि अक्सर ओबर यहाँ पर आया करता है। और यहीं पर लियोनी तात्सुमी को अकामे के बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि अकामे को उसकी बहन के साथ अगवा कर दिया गया था, वो भी कुछ कैपिटल के लोगों के द्वारा। सिर्फ उन दोनों को ही नहीं बल्कि काफी सारे बच्चों को भी अगवा कर लिया गया था और उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी असेसिन बनने की। लेकिन ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि आखिरी तक सिर्फ अकामे ही बच पाई। जिसके बाद अकामे ने भी काफी सारे मिशंस को भी कंप्लीट किया। लेकिन फिर अकामे को पता चला कैपिटल की सच्चाई के बारे में जिस समय वो बॉस से मिली थी। जिसके बाद उसने कैपिटल का साथ छोड़ दिया और बॉस के साथ मिलकर एक टीम बनाई। फिर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ऑयल मर्चेंट जब अकेला होता है तभी ये दोनों साथ में मिलकर उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। फिर यहीं पर दूसरी तरफ ओवर भी कहीं पर जा रहा होता है, तभी उसके पीछे तात्सुमी आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं इसके बदले तुम्हें कुछ अच्छे पैसे दे सकता हूँ। जहाँ पर ये बात को सुनने के बाद ओवर कहता है कि तुम बताओ आखिर मुझे क्या काम करना है। लेकिन तात्सुमी कहता है कि कहीं पर सुनसान जगह पर चलते हैं जहाँ पर कोई भी ना हो ताकि हमारी बात को कोई सुन ना सके। यहाँ पर आकर तात्सुमी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि मुझे मिलिट्री में शामिल होना है। जहाँ पर ओवर कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से तुम मिलिट्री में भर्ती हो जाओ। और इतना बोलने के बाद ओवर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर ओवर को शक हो रहा होता है कि उसे फंसाया जा रहा है, जिस वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला था उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उसके स्वॉर्ड को निकालने से पहले ही एकदम से तात्सुमी उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर तात्सुमी को लग रहा होता है कि ओवर यहाँ पर मर चुका होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और वो बिल्कुल जैसे पीछे घूमता है तो वो देखता है कि ओवर ने उसके ऊपर वापस से हमला कर दिया। और यहाँ पर ओवर समझ जाता है कि तात्सुमी 9 लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। जहाँ पर ओवर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें किसने हायर किया है, जरूर उसी लड़की ने जिसके हस्बैंड को मैंने सजा दिलाई है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें मारने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा। जहाँ पर ये सुनकर तात्सुमी को काफी गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत ही ओवर के ऊपर हमला कर देता है और ओवर के दोनों ही हाथ को काट देता है। और यहाँ पर ओवर को कुछ भी समझ आता उससे पहले तात्सुमी उसके ऊपर हमला करके उसकी जान को ले लेता है। फिर जैसे ही ये लोग अपने मिशन को कम्प्लीट कर हेडक्वार्टर में वापस आते हैं तो वहाँ पर तात्सुमी काफी खुश होता है क्योंकि उसने अपना पहला मिशन कम्प्लीट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर अकामे उसे कपड़े उतार देती है और देखती है कि क्या उसे कहीं पर चोट तो नहीं लगी। और अकामे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र थी। लेकिन तभी बॉस कहते हैं कि इसे छोड़ो, अब तात्सुमी की दूसरी ट्रेनिंग होगी माइन के साथ। और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे तात्सुमी माइन के साथ अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला था उससे पहले उसे पता चलता है कि उसके हेडक्वार्टर की तरफ काफी सारे लोग आ रहे हैं और ये लोग यहाँ पर देखने जा रहे होते हैं कि आखिर वो है कौन, क्या ये लोग यहाँ पर मदद मांगने आ रहे हैं या फिर इनके हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए। फिर जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर बुलेट तात्सुमी से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कोई अच्छा चीज देखना है, तो तात्सुमी उसे हाँ कहता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि बुलेट चिल्लाता है इनकर्मसिया और इतना बोलने के साथ ही वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और यहाँ पर ब्लैक कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है बुलेट रैली और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसकी खासियत क्या है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम अकामे को देखते हैं जहाँ पर उसके सामने 3 ट्रेडर्स होते हैं जो कि यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स के पास आ रहे थे। जहाँ पर तुरंत ही अकामे उन लोगों पर हमला कर देती है और उन लोगों के गले को काट देती है। और हमें यहाँ
यहाँ पर इस चीज को भी पता चलता है कि अकामे की स्वॉर्ड के अंदर जहर भी लगा होता है। इसलिए अगर अकामे की स्वॉर्ड से आप किसी भी तरीके से बच भी जाते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर हल्का सा भी स्क्रैच लग जाता है उसकी तलवार से, तो उसका जहर आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं पर दूसरी तरफ माइन भी यहाँ पर नजर रखे हुए होते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि एक ट्रेडर लगातार भागे जा रहा था और जैसे ही माइन उसे मारने वाली थी उससे पहले ही एक ट्रेडर उसके पीछे से आ जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था जो कि माइन और सेरे ने दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसके बाद सेरे तुरंत ही पीछे से आकर उस ट्रेडर की जान को ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर लबक को भी देखते हैं, जिसने यहाँ पर एक ट्रेडर को पकड़ लिया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये ट्रेडर एक लड़की होती है। यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो, जहाँ पर लबक कहता है कि सॉरी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, जिसके बाद लबक भी उसे मार देता है। यहाँ पर तात्सुमी भी एक ट्रेडर को मार देता है। तभी वो नोटिस करता है कि बुलेट के ऊपर काफी सारे ट्रेडर्स एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर बुलेट सिर्फ एक ही हमले में उन सभी लोगों को हरा देता है। और इस चीज को देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान होता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर देखते हैं कि तात्सुमी की ट्रेनिंग यहाँ पर माइन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर माइन उसे कहती है कि हमें केस को इन्वेस्टिगेट करना है, जिसके लिए वो यहाँ पर उसे लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद वो उसे लगातार शॉपिंग करवा रही थी, तो ये सब देखकर तात्सुमी उसे कहता है कि ये सारा सब कुछ काफी बोरिंग है। लेकिन तभी माइन उसे ले जाती है पब्लिक एग्जीक्यूशन के पास और यहाँ पर आकर उसे बताती है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो मासूम लोग हैं उन्हें यहाँ पर लाकर अधमरा करके छोड़ दिया गया है और वो लोग धीरे धीरे सबके सामने ही मर रहे हैं। और ऐसा हाल हर एक इंसान का होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। फिर हमें अगले दिन बॉस इन सभी लोगों को बता रही होती है कि तुम्हें एक आदमी को मारना होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर का रिलेटिव है, जिसका नाम एडिको है। तो तुम सभी लोग जाओ और एक टीम की तरह काम करो और इस इंसान को मार कर ही वापस आना। फिर तभी उसी रात वो इंसान एक फंक्शन में होता है। तभी माइन उसके ऊपर लगातार नजर रखी हुई थी। फिर यहाँ पर माइन अपनी स्नाइपर से गोली चलाकर उसकी काफी आसानी से जान ले लेती है और जैसे ही यहाँ पर इसकी जान को ले लिया जाता है और वहाँ पर सारे मौजूद गार्ड्स एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और वो सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे मेंबर्स को नाइट रेड की टीम मार रही होती है, जहाँ पर माइन तात्सुमी के साथ जा रही होती है। तब वो उसे अपनी सच्चाई के बारे में बताती है और वो बोलती है कि मेरा जो जन्म है वो वेस्ट साइड में हुआ था, जो कि कैपिटल के वेस्ट साइड है। लेकिन कैपिटल के ज्यादातर लोग वेस्ट साइड के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें ऐसा मानते हैं कि वो आउटसाइडर हैं। और जैसे ही वहाँ के लोग कैपिटल के अंदर आते हैं और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि वो वेस्ट साइड से आए हैं, तो कैपिटल के लोग उनसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसी वजह से मैंने नाइट रेड की टीम को ज्वाइन किया ताकि मैं एक ऐसा कैपिटल को बना सकूं जहाँ पर हर किसी को एक बार ट्रीट किया जाए। फिर यहाँ पर इन लोगों की बातचीत चल ही रही होती है और ऐसे ही ये लोग यहाँ पर से जाते हैं। तभी यहाँ पर एकदम से गार्ड का जो लीडर होता है वो आ जाता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी माइन को बचा लेता है, तो वो बॉस सीधा ही तात्सुमी पर अटैक कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। और इसके बाद कह रहा होता है कि मुझे माइन की जान लेनी है, जहाँ पर माइन भी उसके ऊपर लगातार गोलियों से हमला कर देती है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि इसकी गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि बॉस सीधा ही उसकी तरफ बढ़ रहा होता है सारी गोलियों को डॉज करते हुए। लेकिन तभी अचानक से तात्सुमी वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहाँ पर पकड़ लेता है और माइन से कहता है कि तुम उस पर अब हमला करो, जहाँ पर माइन भी उसके ऊपर निशाना लगाती है और उसके सीने में सीधा ही छेद कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। जिसके बाद माइन तात्सुमी से कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तात्सुमी अपनी ट्रेनिंग को काफी हार्ड तरीके से कर रहा होता है। वो यहाँ पर काफी बड़े स्वॉर्ड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पर बुलेट भी उसकी मदद कर रहा होता है। लेकिन फिर एक रात बॉस इन सभी लोगों को बुलाती है और इन लोगों से कहती है कि तुम्हारा जो अगला मिशन है वो ये होगा कि तुम्हें एक सीरियल किलर की जान लेनी है। वो एक ऐसा किलर है जो कि लोगों को मारता है, और हाँ वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। तभी यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि जरूर वो जेम होगा, एक ऐसा एग्जीक्यूटर जो कि पागल हो गया है और लगातार लोगों की जान लिए जा रहा है। जहाँ पर बॉस कहती है कि अगर वो जैक है तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। फिर यहाँ पर रात होने के बाद ये सभी लोग पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और शहर के काफी सारे कोनों में घूम घूम कर सुन रहे होते हैं कि कहीं पर तो उनको जैंग दिख जाए। वहीं पर हम देखते हैं कि तात्सुमी अकामे के साथ होता है। फिर वहीं तात्सुमी कह रहा होता है कि मुझे काफी भूख लगी है। फिर जब जैसे ही ये लोग यहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तब यहाँ पर तात्सुमी कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जब जैसे ही एक कोने में वो वॉशरूम करने जाता है, तभी वो सामने अपने एक दोस्त को देखता है जो कि ऑलरेडी मर चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तात्सुमी अपनी दोस्त को लगातार आवाज लगाया जा रहा होता है, लेकिन वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। फिर वो लोग यहाँ पर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, जहाँ पर तात्सुमी अपनी दोस्त को गले लगाता है। लेकिन तुरंत ही वो नोटिस करता है कि वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि जैक है, जिस वजह से वो अपने और जैक के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करता है। फिर यहाँ पर जैक बता रहा होता है कि मेरे पास भी एक इंपीरियल रेलिक है और इसकी मदद से मैं देख लेता हूँ कि आखिर सामने वाला क्या सोच रहा है, और फिर बाद में मैं उसकी सोच की मदद से उसे फंसा लेता हूँ, जिसके बाद मैं उनकी काफी आराम से जान ले लेता हूँ। जहाँ पर इतना सुनने के बाद ही तात्सुमी सीधा ही जेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जेंग उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। और अब जिसके बाद जेंग भी उसके ऊपर हमला करता है, तो वो सीधा ही तात्सुमी के हाथ के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से तात्सुमी के हाथ यहाँ पर थोड़े से घायल हो जाते हैं और वो यहाँ पर लगातार तात्सुमी के सारे जॉइंट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। और ऐसा
करने की वजह से ये होता है कि यहाँ पर तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड को उठा तक नहीं पाता और फिर मौका मिलते ही तुरंत ही ज़ेंग उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है ताकि वो तात्सुमी को यहीं पर ही खत्म कर सके। लेकिन तभी वहीं पर अचानक से अकामे आ जाती है, जहाँ पर अकामे भी सीधा उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो ज़ेंग के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। लेकिन इससे ज़ेंग को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर ज़ेंग उसके सारे हमलों को लॉस भी कर रहा था और उसको ब्लॉक भी कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज़ेंग अपनी पावर का यूज कर अकामे के सारे अटैक्स को पहले से ही देख पा रहा था और उसे पता चल जा रहा था कि आखिर अकामे कहाँ पर हमला करेगी और कैसे हमला करेगी। और यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो काफी आसानी से अकामे के साथ लड़ पा रहा था। और यहाँ पर अकामे भी काफी सारा हमला करने के बाद समझ जाती है कि अगर उसे ज़ेंग को हराना है तो उसे कुछ भी सोचना नहीं होगा, उसे अपने दिमाग को शांत करना होगा और ऐसा हमला करना होगा जो कि ज़ेंग ने और मैंने कभी सोचा ही नहीं होगा। फिर यहाँ पर अकामे एक जगह पर रुक जाती है और कुछ भी नहीं सोचती और इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ही उसके ऊपर हमला करने चली जाती है। लेकिन यहाँ पर ज़ेंग इसके हमले को भी रोक लेता है और यहाँ पर ज़ेंग कह रहा होता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे दिमाग को नहीं बल्कि तुम्हारे मसल मूवमेंट को भी देखकर बता सकता हूँ कि तुम आखिर कहाँ पर हमला करने वाली हो। और इसके बाद यहाँ पर ज़ेंग एक इल्यूजन को क्रिएट करता है जहाँ पर वो अकामे को दिखा रहा होता है कि आखिर तुम जिस आदमी से लड़ रही हो वो एक तुम्हारी ही बहन है। और इसके बाद वो सीधा ही अकामे के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर लग रहा होता है कि अकामे उस पर सामने से हमला नहीं करेगी। लेकिन अकामे यहाँ पर इल्यूजन में जाने के बाद भी काफी तेजी से हमला कर देती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरी बहन मुझसे प्यार करती थी तो इसी वजह से वो कभी भी मेरे ऊपर हमला करेगी ही नहीं। और इतना बोलने के साथ ही वो लगातार ज़ेंग के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि यहाँ पर ज़ेंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और जब तक उसे कुछ समझ आता है तब तक जो उसके दोनों ब्लेड थे वो बुरी तरीके से टूट जाते हैं और फिर आखिर में जाकर यहाँ पर अकामे उसे हरा देती है। और ये अगले दिन का सीन दिखा जाता है जहाँ पर तात्सुमी की ट्रेनिंग सैली के साथ स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सैली उसे एक हैवी आर्मर को पहनाकर पानी के अंदर भेज देती है और वो उसे बताती है कि ये ट्रेनिंग काफी जरूरी है ताकि तुम अपना खुद का वेट को उठा सको। जिसके बाद तात्सुमी बोलता है कि मैंने तुम्हें घर का काम कभी भी करते हुए नहीं देखा, आखिर ऐसा क्यों है। जहाँ पर सैली बताती है कि मैं घर के काम में काफी बुरी हूँ। जिसके बाद तात्सुमी उसे पूछता है कि आखिर तुमने इस टीम को ज्वाइन क्यों किया, तो फिर वो उसे बताने लगती है कि मैं कैपिटल के ओल्ड एरिया में रहती हूँ और वहाँ पर मैं जितने भी छोटे काम किया करती थी मैं उन सभी में कुछ न कुछ गलत कर लेती थी, जिसकी वजह से लोग मुझे लगातार नापसंद करते थे और काफी ज्यादा चिढ़ाते रहते थे। मेरी एक ऐसी दोस्त हुआ करती थी जो कि मुझे काफी पसंद करती थी, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे काफी अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त का जो एक्स बॉयफ्रेंड था वो वहाँ पर आ जाता है और वो बिना मतलब के मेरी दोस्त को मारने की कोशिश करने लगता है। तो मैंने बिना किसी देरी करते हुए एक चाकू को उठा लिया, जिसकी मदद से मैंने उससे गला काट दिया। और हाँ, मैंने ऐसा अपनी दोस्त के लिए किया था, लेकिन फिर भी इस चीज से मेरी दोस्त के ऊपर काफी बुरा असर हुआ। उसे मुझसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन बाद में मुझे ये बात पता चली कि जिस आदमी की मैंने जान ली थी उसके कुछ साथियों ने मिलकर मेरी दोस्त के परिवार वालों को मार दिया। जिसके बाद मैंने भी उन सभी आदमियों को मार दिया, क्योंकि किसी की जान लेने से मुझे काफी खुशी मिलती है। तो इसी वजह से मैंने इस टीम को ज्वाइन कर लिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुमी बॉस को जाकर कहता है कि मुझे भी एक रेलिक चाहिए, जहाँ पर वो भी कहती है कि ठीक है, इस बुक के अंदर देखो काफी सारे रेलिक है, इसमें से जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम हमें बोलो तो हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। जहाँ पर तात्सुमी उस बुक में देखने के बाद बोलता है कि इसमें से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है। जिसके बाद बॉस भी बताती है कि सबसे ताकतवर रेलिक एक लड़की के पास है, जिसकी मदद से वो आइस को बना सकती है। और बोला जाता है कि वो अभी फिलहाल के लिए नॉर्दर्न ट्राइब के प्रिंस के ऊपर हमला करने के लिए गई है, क्योंकि नॉर्दर्न ट्राइब का प्रिंस आज तक किसी से भी नहीं हारा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉर्दर्न ट्राइब का प्रिंस होता है वो यहाँ पर हार चुका है और वो लड़की उसे यहाँ पर अपना पालतू पेट बनाकर रखे हुए होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चाइना एम्परर के सामने एक आदमी आकर बताता है कि नाइट्रेट्स की पावर बढ़ती जा रही है, हमें जल्द से जल्द उन्हें खत्म करना ही होगा। जहाँ पर ये सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर कहता है कि चिंता मत करो, नॉर्थ ट्राइब का जो प्रिंस है वो हार चुका है, इसलिए वहाँ का जो जनरल है जिसका नाम है एजरेथ, उसको यहाँ पर बुला लो और उसको बोलो कि नाइट्रेट के सारे मेंबर्स को जाकर खत्म कर दो। और हमें पता चलता है कि वो लोग यहाँ पर वही लड़की की बात कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर अगले दिन जैसे ही यहाँ पर तात्सुमी लियोनी के साथ घूम रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों के पैसे लियोनी ने लूट चुके होते हैं। जिसके बाद उन्हें देखकर यहाँ पर ये दोनों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में भागते हुए ये दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। और यहाँ पर तात्सुमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे कहाँ पर जाना चाहिए। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो उसे बताती है कि मैं कैपिटल की एक गार्ड हूँ और ये जो कुत्ता तुम देख रहे हो वो एक कुत्ता नहीं बल्कि मेरा इंटीरियर रेलिक है, जिसका नाम कोरोक है। जिसके बाद गार्ड एक जगह पर लाकर तात्सुमी को वहाँ पर छोड़ देती है, जहाँ पर तात्सुमी कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं अब यहाँ से घर चला जाऊंगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही वो गार्ड जा रही होती है तो वो यहाँ पर लगातार सोची जा रही होती है कि उसे नाइट्रेट से बदला लेना है। और ऐसा इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर ओबर्ट को ये अपना गुरु मानती थी और उसे ऐसा लग रहा होता है कि नाइट्रेट ने यहाँ पर उसके गुरु की जान ले ली है और इस वजह से वो यहाँ पर अपना बदला लेना चाहती है। फिर यहाँ पर रात होने के बाद लियोनी और तात्सुमी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ये लोग साथ में मिलते हैं तो वो लोग यहाँ पर रेड लाइट एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ
यहाँ पर अपना एक मिशन कंप्लीट करना होता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद लियोन इसे बताती है कि हमें यहाँ पर एक ऐसे आदमी को मारना होगा जो कि रेड लाइट एरिया में लड़कियों को सप्लाई करता है और उन लोगों को ड्रग्स भी देता है। जिसके बाद ये दोनों ही अचानक से उस घर में आ जाते हैं जहाँ पर वो आदमी भी होता है और यहाँ पर इनके बीच काफी भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर काफी आसानी से ये दोनों साथ में मिलकर सारे आदमी को मार देते हैं और वो जो मेन था उसको भी काफी आसानी से खत्म कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि इनके अलावा एक और टीम है जो कि यहाँ पर मिशन पर आई है और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये टीम होती है माइन और सेले की। और अब ये दोनों ही जहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करके यहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके सामने वो लड़की आ जाती है जिसकी की तात्सुमी ने मदद की थी। जहाँ पर वो लड़की बताती है मेरा नाम सिली है और मैं यहाँ पर तुम लोगों से बदला लेने के लिए आई हूँ क्योंकि तुमने मेरे डैड और मेंटोर ओबर की जान ले ली है। तभी इतना सुनने के साथ ही माइन लगातार उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन उसके बीच यहाँ पर कोरो आ जाता है और वो ये सारी गोलियों को अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कोरो को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। वो अपनी बॉडी को काफी आसानी से रीजनरेट कर लेता है और इतना ही देखने के साथ ये लोग समझ जाते हैं कि इस लड़की का ये रेलिक है। जिसके बाद ये दोनों सोचने लगते हैं कि हमें लगातार इस रेलिक के ऊपर हमला करना होगा। जिसके बाद ये दोनों उसके ऊपर लगातार हमला भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो रेलिक लगातार अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लगता है। तब यहाँ पर माइन से कहती है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ऐसे रेलिक को बोला जाता है ऑर्गेनिक रेलिक जिसके अंदर अपनी खुद की जान होती है और अगर ऐसे रेलिक को खत्म करना है तो हमें इसके कोर को खत्म करना होगा। और ऐसा बोलने के साथ ही माइन लगातार उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो सोच रही होती है कि कैसे भी करके इसे इसका कोर को देखना ही होगा। इसीलिए वो इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमला करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पर सिली एक सिटी को बचाती है और यहाँ पर इस सिटी को इसी वजह से बचाया जाता है ताकि वहाँ पर सारे मौजूद गार्ड्स को वहीं पर बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये चीज को सैली देख लेती है और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जाते हुए सैली सोच रही होती है कि अगर इस एम्पेरियर रैलिक का मालिक मर जाएगा तो हो सकता है कि एम्पेरियर रैलिक भी काम करना बंद कर दे। और यहाँ पर सैली लगातार सिली के ऊपर हमला कर उसके दोनों हाथों को काट देती है। लेकिन यहाँ पर सैली के हाथों में हथियार छुपे हुए होते हैं जिसका यूज कर वो भी सैली के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर सैली उसके हर एक हमले से बच जाती है। जिसके बाद वो उसके वो दोनों हाथों को भी काट देती है जिनके अंदर हथियार छुपे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर सैली अपने रैलिक से बोलती है कि फुल पावर में हमला करो और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसका रैलिक काफी खतरनाक मोड में आ जाते हैं। जिसके बाद वो लगातार हमला करना स्टार्ट कर देता है और आखिरकार यहाँ पर माइन को भी पकड़ लेता है। जहाँ पर ये रैलिक माइन को अपने हाथों से कुचलने वाला था लेकिन वहाँ पर अचानक से सैली आ जाती है और उसका एक हाथ को काट देती है जिस वजह से यहाँ पर माइन भी बच जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से आकर इस सैली को एक गोली लगती है जो कि यहाँ पर इसने अपने मुंह से चलाई होती है क्योंकि इसने यहाँ पर अपने मुंह के अंदर एक हथियार को छुपा रखा था जिसकी वजह से यहाँ पर सैली के रैलिक को एक मौका मिल जाता है जिससे कि वो तुरंत ही सैली के ऊपर हमला कर उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। जहाँ पर ये चीज को देखने के बाद माइन को यहाँ पर काफी गुस्सा आने लगता है और वो यहाँ पर बदला लेने के बारे में सोच रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर माइन का एक हाथ काफी बुरी तरीके से जख्मी था जिस वजह से वो यहाँ पर अपने हथियार को ढंग से यूज नहीं कर पा रही थी और उतनी देर में यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर सैली जिंदा होती है और वो तुरंत ही अपने हथियार के अंदर से एक रोशनी को निकालती है जिसके बाद वो माइन से कह रही होती है तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जो सुनकर माइन भी यहाँ से काफी दूर चली जाती है। तभी यहाँ पर सिली अपने रैलिक से कहती है कि सैली की जान ले लो और उसका जो रैलिक होता है वो सैली की पूरी बॉडी को खा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माइन आकर नाइट रेड के सारे मेंबर्स को सैली के बारे में बता रही होती है। तो यहाँ पर ये चीज को सुनने के बाद यहाँ पर इन लोगों को काफी बड़ा झटका लगता है और इसके अलावा यहाँ पर तासुमी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि हमें बदला लेना ही होगा। लेकिन तभी बुलेट यहाँ पर उसे एक पंच मार देता है और कहता है कि होश में आओ, हम सबको ये बात पता है कि हम सभी लोग जिस भी मिशन में जाते हैं उसमें हमारी जान को जाने का काफी खतरा रहता है और इसी वजह से हमें अभी के लिए काफी शांत रहना होगा और सोचना होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे अगले मिशन में ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ पर माइन अपना मन को बना लेती है कि वो उनसे अपना बदला लेकर ही रहेगी। और हाँ, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि एसडेथ भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कैपिटल के अंदर आकर सीधा ही चाइल्ड एम्पर से मिलती है और उसको सारी बात बताती है कि मैंने नॉर्दर्न ट्राइब को जीत लिया है। जिसके बाद एम्पर कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है लेकिन अब तुम्हारा अगला काम होगा कि तुम्हें नाइट रेड को खत्म करना होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर अगले दिन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और वो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। लेकिन तभी बुलेट वहाँ पर आ जाता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पंच मारकर कहने लगता है कि देखो ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे आसपास काफी सारे लोग होंगे तो इसी वजह से तुम्हें उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा कहीं वो अचानक से तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जहाँ पर ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि कैपिटल काफी बुरा है। लेकिन तभी इसी बातों के बीच उनके सामने 3 लोग आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग एक एक करके सभी लोगों की जान ले लेते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को बोला जाता है 3 बीस जिसको कि यहाँ पर एसडेथ ने भेजा था ताकि वो इन लोगों को यहाँ पर खत्म कर सके। और ये लोग यहाँ पर काफी भयानक तरीके से इन सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले ये लोग यहाँ पर एक पर्चा फेंक देते हैं और हम देखते हैं यहाँ
जहाँ पर इसके ऊपर एक नाइट्रेट का सिंबल होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी बॉस इन्हें बताने लगती है कि एसडेथ यहाँ पर काफी गलत काम कर रही है। वो सभी मासूम लोगों को मार दे रही है जो भी कैपिटल के खिलाफ है, और उन्हें मारने के बाद वहाँ पर एक पजल डाल दे रही है, वो भी हमारे सिंबल का, जिससे कि सभी लोगों को ये लगे कि ऐसा ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो एक एक कर सारे वीआईपीस या फिर रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मार दे, क्योंकि ये सारे वो वीआईपीस हैं जो कि गवर्नमेंट के हटने के बाद कैपिटल पर रूल करेंगे, और हम इतना बड़ा रिस्क को नहीं ले सकते। और इसके बाद वो लियनी से कहती है कि तुम्हें एक काम देती हूँ, तुम्हें एसडेथ के ऊपर नजर रखनी होगी, और बाकी जो मेंबर्स है वो आपस में बढ़ जाएंगे दो दो की टीम में, और वो सभी लोग आपस में फैल जाएंगे, जिससे कि वो बाकी बचे हुए वीआईपीस के ऊपर नजर रख सके, जिससे कि उन पर कोई हमला करने आए तो तुम उन्हें बचा सको। जिसके बाद हर कोई अलग अलग जगह पर चला जाता है ताकि बाकी के बचे हुए वीआईपीस के ऊपर नजर रखी जा सके, ताकि उन्हें कोई न मार दे। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि तात्सुमी यहाँ पर बुलेट के साथ एक शिप पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से तात्सुमी को एक आवाज आने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर तात्सुमी को काफी नींद आ रही होती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके पास जो भी लोग होते हैं वो काफी पहले से ही सो जाते हैं उस आवाज को सुनते। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी अपने आप को संभाल रहा होता है और जाकर शिप के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो तात्सुमी को देखकर समझ जाता है कि वो एक नाइट राइडर का मेंबर है, जिस वजह से वो उसे एक स्वॉर्ड दे देता है ताकि उन दोनों के बीच एक इक्वली लड़ाई हो सके। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके ओपोनेंट के पास एक रिलीफ है, और यहाँ पर उसके ओपोनेंट के पास जो भी इंपीरियल रिलीफ है वो बेसिकली उसका वेपन है, जिसकी मदद से वो लगातार तात्सुमी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर तात्सुमी उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। तभी ये बीस्ट अपने वेपन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है और सीधा ही उसका एक पार्ट को तात्सुमी की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर तात्सुमी को लगता है कि इसके पास काफी अच्छा मौका है जिससे कि वो उसे हरा पाए, इसलिए वो तुरंत ही उसके हमले से बचता हुआ सीधा ही उसकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी बीच में ही अचानक से बुलेट आ जाता है और वो तात्सुमी को एक पंच मार देता है, और वो बोलता है कि तुम एक गधे हो, तुम अभी अभी उसकी एक चाल में फंसने वाले थे। और इतना बोलने के साथ ही बुलेट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इस बीस्ट के साथ अकेले ही लड़ने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर दो और बीस्ट आ जाते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी बुलेट तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर उन्हें दूर फेंक देता है, और यहाँ पर बुलेट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो दोनों बीस्ट उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर तीसरे बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है, और वो वहाँ पर अचानक से जाकर उसकी बॉडी को दो पार्ट में कट कर देता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तात्सुमी भी काफी हैरान होता है। तभी हमें यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बुलेट को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुलेट जिस जनरल के अंदर काम किया करता था उसे यहाँ पर कैपिटल के द्वारा सजा दी जा रही थी। यहाँ पर इस जनरल को यकीन था कि कोर्ट में उसकी बात को जरूर सुना जाएगा और उसे बिल्कुल भी दोषी करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कोर्ट में भी सभी लोग यही कहते हैं कि ये सारी गलती जनरल की है, और यहाँ पर जनरल को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और जैसे जनरल को जेल में डाल दिया जाता है तो सभी लोग बुलेट पे ही शक करने लगते हैं, और बुलेट के ऊपर भी सभी लोग मिलकर गलत आरोप लगा रहे होते हैं, जिसके बाद उसे भी जेल में डाला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैसे उसको जेल में डाला जा रहा होता है तो वो यहाँ पर अपने रेलिंग का यूज करता है और उसे यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर दो बीस में से एक बीस का नाम होता है लीवर, और हम पता चलता है कि यही वो जनरल होता है जिसके अंडर में बुलेट काम किया करता था। तभी लीवर यहाँ पर बुलेट के सामने आ जाता है और बोलता है कि मेरे पास भी एक रिलीफ है और इसकी मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो अचानक से बुलेट के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर बुलेट भी लीवर से लड़ने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर दूसरे बीच के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे बीच की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिससे कि तात्सुमी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को संभालते हुए उससे लड़ रहा होता है, क्योंकि उसने अकामे के साथ काफी ट्रेनिंग की थी और इस ट्रेनिंग का ये काफी नतीजा है कि यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर अपने अपोनेंट से लड़ पा रहा है। वहीं पर यहाँ पर लीवर अपने स्पेशल अटैक का यूज कर रहा होता है ताकि वो बुलेट को हरा पाए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बुलेट यहाँ पर नहीं हारता। वहीं पर लीवर कहने लगता है कि हमने बुलेट काफी सारी लड़ाई एक साथ लड़ी है, इसलिए मुझे पता है कि तुम किस तरीके से अटैक करते हो, रिएक्ट करते हो। और इतना बोलने के साथ ही वो बुलेट के ऊपर लगातार पानी से अटैक कर देता है, और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होने की वजह से बुलेट का जो रिलीम होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बुलेट का रिलीम अपने आप ही गायब हो जाता है। वहीं पर बुलेट भी देखता है कि तात्सुमी यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर लीवर आता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम अपने रिलीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी बुलेट कहता है कि ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि लगातार स्पेशल मौका यूज करने की वजह से तुम भी काफी ज्यादा थक चुके हो और तुम्हें इनर डैमेज भी काफी ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी अपने रिलीम का यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर इसी बातों के बीच दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों के हाथों में एक स्वॉर्ड होगी, जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लीवर यहाँ पर इंजेक्ट कर लेता है खुद को एक वायरस से, जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बुलेट उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो लगातार लीवर को जख्मी कर देता है। तभी हम
देखते हैं कि लीवर के मुंह से जो भी खून निकल रहा होता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ब्लड भी एक तरीके से लिक्विड ही होता है। जिसके बाद लीवर उसे कंट्रोल करता है और वो उसे छोटी छोटी बुलेट्स में बदल देता है, जिसके बाद वो लगातार बुलेट के ऊपर हमला करने लगता है। और यहाँ पर बुलेट अपने आप को बचा तो रहा होता है, लेकिन इसी बीच कुछ गोलियां उसके शरीर के आर पर चली जाती है। लेकिन इतना करने के बावजूद बुलेट यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि लीवर यहाँ पर घायल हो जाता है और वो यहाँ पर मरने ही वाला था। लेकिन वो मरने से पहले बुलेट को बताता है कि आखिर वो उसने एसडेथ की टीम को क्यों ज्वाइन किया था। तो वो उसे बताता है कि जब मैं जेल के अंदर सड़ रहा था तब मुझे एसडेथ ने जेल से निकाला, और वो कहने लगती है कि तुम जैसा योद्धा जेल के अंदर अच्छा नहीं लगता, और मैंने भी उसका साथ दिया जिससे कि मैं खुली हवा में एक बार फिर से सांस ले सकूं और मैं मरने से पहले किसी के साथ लड़ाई कर सकूं। और अब मैं यहाँ पर मरने तो वाला हूँ, लेकिन बुलेट मेरे साथ तुम भी मरोगे, क्योंकि मेरी बॉडी में तुमने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ इंजेक्ट किया था, वो बेसिकली एक पॉइजन था, और मैंने क्योंकि अपनी बुलेट की मदद से तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तो इस वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर भी वो पॉइजन जा चुका है। और इतना बोलने के साथ ही वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो दूसरा बीच भी आ जाता है, और इस बार वो अपनी बॉडी में रिलीज कर लेता है ताकि वो इन दोनों से लड़ सके। वहाँ पर तात्सुमी सोचने लगता है कि आखिर में इसे कैसे लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर बुलेट काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है और इस वजह से वो लड़ नहीं सकता। जहाँ पर तात्सुमी सोचने लगता है कि मैं पहले भी इससे हार चुका हूँ, तभी यहाँ पर बुलेट यहाँ पर अपना रीलिन तात्सुमी को दे रहा होता है और बोलता है कि इसके साथ फ्यूज हो जाओ। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद बीच कहता है कि ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि उसका रीलिन अगर तुम्हारी बॉडी के पावर से ज्यादा हुआ तो तुम्हारा बॉडी उसकी पावर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा, जिस वजह से तुम यहीं पर ही मर सकते हो। जो सुनने के बाद तात्सुमी कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन तभी बुलेट यहाँ पर उसे एक पंच मार देता है और बोलता है कि अपने ओपोनेंट को डिसाइड मत करने दो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जिसके बाद तात्सुमी उसके हाथों से स्वॉर्ड ले लेता है और तुरंत ही इनकर्सिया को रिलीज करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस स्वॉर्ड के अंदर से एक भयानक बीस्ट बाहर आता है। ये बेसिकली वो बीस्ट होता है जिसकी स्किन से ही इस आर्मर को बनाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकर्सिया अपने आप को तात्सुमी की बॉडी ऊपर आर्मर की तरह डाल लेता है, जो देखने के बाद वो बीस्ट अचानक से तात्सुमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तात्सुमी के सिर्फ एक ही पंच में उस बीस्ट को हरा देता है। जहाँ पर बुलेट इस नजारे को देखने के बाद काफी खुश होता है और बोलता है कि मरने से पहले मुझे यकीन है कि तुम कभी मेरी पावर को भी सरपास कर दोगे और तुम काफी ज्यादा ताकतवर बनोगे, लेकिन हो सकता है कि उस दिन को देखने के लिए शायद मैं जिंदा न बचूं। और इतना बोलने के साथ ही बुलेट यहाँ पर मर जाता है। वहाँ पर तात्सुमी उसके पास आकर लगातार रोए जा रहा था। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले दिन से ये सभी लोग यहाँ पर मिलकर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग इस बार काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके मेंबर्स बहुत ज्यादा कम बचे हैं। तभी वहाँ पर उनकी बॉस आ जाती है और वो कहती है कि मैं इन वेपन्स को कहीं पर रखने जा रही हूँ, और इसके अलावा मेरे को सुनने में आया है कि एसडेथ अपनी टीम बना रही है, तो इस वजह से मुझे भी कुछ नए मेंबर्स को शामिल करना होगा ताकि हमारी टीम और बड़ी हो सके। और जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो यहाँ के सारे फैसले अकामे लेगी। वहीं हम दूसरी तरफ कैपिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम होता है, जहाँ पर काफी सारे लोग एक जगह पर आकर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर इनमें से एक अकामे की बहन भी होती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम कोरोमी है। और वहीं पर इस टीम में सिरे भी होती है। वहीं एसडेथ वहाँ पर आकर बताती है कि हम सभी लोगों को एक टीम की तरह काम करना होगा और हमारी नई टीम का नाम होगा एगर्स। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर तात्सुमी को पता चलता है कि नाइट रेड से एक और हाइड आउट है जो कि सिटी के अंदर है, लेकिन यहाँ पर ये लोग ज्यादातर आते नहीं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें पकड़े जाने का डर होता है। जहाँ पर यहाँ पर पहुँचने के बाद लगभग उसे बता रहा होता है कि देखो हम लोग यहाँ पर इसी वजह से आए हैं ताकि हम एसडेथ की नई टीम के ऊपर नजर रख सके। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी पूछता है कि क्या सही में एसडेथ इतनी पावरफुल है जितना कि बताया जाता है। फिर यहाँ पर लगभग उसे एक स्टोरी बताता है और वो बोलता है कि बहुत साल पहले साउथ वेस्टर्न ट्राइब ने हमला करने की कोशिश की थी कैपिटल पर, क्योंकि कैपिटल उनके हकों को छीन रहा था। और यहाँ पर कैपिटल ने काफी सारे सोल्जर्स को भेजा था ट्राइब को खत्म करने के लिए, लेकिन सोल्जर्स ट्राइब तक पहुँच पाते उससे पहले ही वो रास्ते में मर जा रहे थे और कोई भी रास्ते में सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। और तब जाकर कैपिटल वालों ने एसडेथ को भेजा था, लेकिन एसडेथ के साथ हमारी बॉस भी जा रही थी, क्योंकि वो भी पहले ही कैपिटल में काम किया करती थी। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एसडेथ की टीम पहुंची तो उन्होंने वहाँ पर पहुंचकर एक एक करके सारे ट्राइब वालों को मार दिया। और हमारी बॉस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्हें ये समझ आ गया था कि कैपिटल वाले हर एक की जान ले लेंगे जो कि अपने हक के लिए लड़ेगा। और इसी वजह से हमारी बॉस ने डिसाइड किया कि वो उन्हें छोड़ देंगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम एसडेथ से मिलो तो एक काम करो, सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है जहाँ पर दो लोग आपस में फाइट करेंगे और ये खुद एसडेथ ने ऑर्गेनाइज किया है, तो तुम इसमें पार्टिसिपेट करो और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें एसडेथ से मिलने का मौका मिले। जिसके बाद अगले दिन तात्सुमी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। फिर अपने सामने जो भी ओपोनेंट उसके सामने आते हैं उन सभी लोगों को काफी आसानी से हरा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी केवल मैच ही नहीं जीतता बल्कि एसडेथ की अटेंशन भी जीत लेता है। और जैसे ही टूर्नामेंट खत्म होता है तो एसडेथ भी वहाँ पर आ जाती है और उसके गले में एक पट्टा बांधती है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाती है। और फिर रात होने के बाद एसडेथ यहाँ पर अपनी टीम एगर्स से मिलवाती है तात्सुमी को और उसे वो दिखाती है कि मेरी टीम कितनी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर उसकी टीम की ताकत देखने के बाद तात्सुमी काफी हैरान
धारण होता है और फिर रात होने के बाद यहाँ पर एसडेथ एक अलग ही अवतार में होती है और वो यहाँ पर तासुमी के साथ काफी बुरे इरादे से थी। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजों को तासुमी बिल्कुल भी झेल नहीं पाता और उससे बताता है कि मैं एक नाइट गार्ड का मेंबर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो ताकि हम लोग बदल सके कैपिटल के आने वाले फ्यूचर को। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद एसडेथ उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि देखो नेचर का एक रूल है कि जो भी ताकतवर है वो हमेशा रूल करेगा और जो कमजोर है वो उसे सर्व करेगा। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद तासुमी कहता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोग कमजोर का फायदा उठाओ और इतना बोलने के साथ वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन वहाँ पर उसे जाते हुए देख एसडेथ उससे कहती है कि तुम अगर यहाँ से जाओगे तो तुम्हें मार लिया जाएगा। जो सुनकर तासुमी यहीं पर ही रुक जाता है। फिर अगले दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग हंटिंग पर जाने वाले हैं, जहाँ पर एसडेथ कहती है कि तासुमी भी हमारे साथ चलेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तासुमी को वेव के साथ भेज दिया जाता है उसके साथ हंटिंग करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं और इस बात का फायदा उठाकर तुरंत ही तासुमी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और रास्ते में ही वो अपने इंकर्सिया को इस्तेमाल भी करता है और अपना हुलिया बदल देता है। लेकिन हम यहाँ पर वेव को देखते हैं जिसको कि पता चल जाता है कि तासुमी यहाँ से भाग गया और वो सोच रहा होता है कि अगर वो बिना तासुमी के वापस गया तो एसडेथ उसे मार देगी। लेकिन फिर वो अपने रिलिम का यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रैंड चाइल्डहुड और वो यहाँ पर तासुमी को ढूंढ भी लेता है। लेकिन यहाँ पर तासुमी ने अपना रूप को बदल लिया था जिस वजह से उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये तासुमी नहीं है बल्कि नाइट गार्ड का एक मेंबर है। और वो यहाँ पर ये देखने के बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन यहाँ पर तासुमी सोच रहा होता है कि किसी भी तरह से यहाँ से भागना है, इसी वजह से वो इसे के साथ ज्यादा लड़ता नहीं और कैसे भी करके उसे चकमा दे देता है और वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस चक्कर में उसे काफी ज्यादा डैमेज झेलना पड़ता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक जगह पर जाकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर अकामे और लबाक आ जाते हैं और उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम देखें यहाँ पर वेव को काफी सजा दी जा रही होती है और यहाँ पर उसके सामने एसडेथ बता रही होती है कि कैसे भी करके तासुमी को ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ। अगर तुम उसे जिंदा ले आ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो उसे मार देना। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एसडेथ अपने मन में ये बात को भी सोच रही होती है कि इनमें से कोई भी तासुमी को नहीं मार पाएगा क्योंकि तासुमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर तासुमी को देखते हैं जो कि एगर टीम के बारे में अपनी पूरी टीम को बता देता है और वो बताते हैं कि वो लोग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि एगर टीम का एक मेंबर जिसका नाम है डॉक्टर स्टाइलिंग, वो अपने कुछ एडवांस सोल्जर के साथ मिलकर यहाँ पर आता है और उनके हाइड आउट के बारे में पता लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग अपने हाइड आउट में दारू पीकर टली हो रखे होते हैं क्योंकि ये लोग यहाँ पर इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि तासुमी सही सलामत वापस आ गया। और जैसे ही जब लियोनी बाहर आती है पानी पीने के लिए तभी एक सोल्जर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके बाद डॉक्टर स्टाइलिश अपने सभी सोल्जर से कहता है एक साथ हमला करने के लिए। और ऐसा होने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि लबाक की नींद इस वजह से टूट जाती है और लबाक यहाँ पर नोटिस कर रहा होता है कि लगातार उसके ट्रैप के अंदर कोई ना कोई तो फंस रहा है और इसे ये बात को समझ आ जाती है कि ओपोनेंट चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। तभी यहाँ पर लबाक देखता है कि उसके सामने काफी सारे ओपोनेंट्स एक साथ आ चुके हैं जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर लबाक अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर अकामे आ जाती है और उन सभी सोल्जर्स को एक ही बार में मार देती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसको कि डॉक्टर स्टाइल ने भेजा होता है और यहाँ पर आदमी कह रहा होता है कि मुझे अकामे से लड़ना है और इतना कहने के साथ ही वो यहाँ पर अकामे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर तात्सुमी भी इस तरफ उठ चुका होता है जिसके बाद वो भी अपने इनकर्सिया को यूज करता है जिसके बाद वो यहाँ पर मौजूद हर एक सोल्जर को मार रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक ऐसा आदमी आ जाता है जिसके पास की एक ऐसा वेपन होता है जो कि तात्सुमी को चाहिए था और हमें पता चलता है कि ये वेपन होता है शैली का। और यहाँ पर तात्सुमी लगातार इस आदमी से लड़ रहा होता है लेकिन ये घायल हो जाता है और ऐसा इसी वजह से हुआ है क्योंकि शैली का जो वेपन है वो किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर माइन आकर कहने लगती है कि तुम इस वेपन के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो और ये आदमी तुरंत ही माइन के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर माइन अपने वेपन से इतना बड़ा धमाका करती है कि वो आदमी आधे में ही राख हो जाता है जिसके बाद शैली का वेपन वहीं पर ही रह जाता है। लेकिन तभी इसी बीच इनकी बॉस भी वहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पर अपने साथ 2 और लोगों को लेकर आई थी जो कि अब इनकी टीम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये आदमी माइन और तात्सुमी पर हमला करने वाला था उनके पीछे से। लेकिन तभी वहाँ पर लियोनी आ जाती है और उसको वहीं पर ही धर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अकामे यहाँ पर जिस अपोनेंट से लड़ रही होती है तो वो उसके ऊपर लगातार कट लगा रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी उसका ओपोनेंट बिल्कुल भी नहीं मरता क्योंकि उसके ओपोनेंट की आधे से ज्यादा बॉडी मैकेनिकल है। और यहाँ पर अकामे जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स को काट रही थी वहाँ से एक और हथियार निकल आता है। तब ये सब चीजों को देखकर लबाक कहता है कि अब बहुत हुआ। तभी लबाक अचानक से पीछे से आकर उसकी जान ले लेता है। फिर यहाँ पर ये सभी लोग एक जगह पर आकर मिल जाते हैं। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर सभी सोल्जर्स के साथ आ जाता है और इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है जिसके बाद डॉक्टर तुरंत ही उनके ऊपर एक गैस से हमला कर देता है जिस वजह से यहाँ पर हर किसी को नींद आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी ने अपना रीलिंग को पहन रखा है इस वजह से उसे बिल्कुल भी इसका असर नहीं होता और वो सोच रहा होता है कि अब इसे अकेले ही इन सभी के लिए लड़ना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके नई टीम मेंबर से एक वहाँ पर आ जाता है और वो एक साथ ही काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है। लेकिन इनमें से कुछ सोल्जर ऐसे होते हैं कि उनके मरने के बाद अचानक से उनकी बॉडी ब्लास्ट करने लगती है और ये आदमी भी उस ब्लास्ट के चपेट में आ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उस आदमी को कुछ भी नहीं होता और ये आदमी अपनी बॉडी को रिजनरेट कर लेता है। और ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि ये आदमी नहीं है बल्कि एक ऑर्गेनिक रिलिम है
और ये सिर्फ बॉस की ही बात को सुनेगा। तभी यहाँ पर बॉस ऊपर से नोटिस करती है कि डॉक्टर यहाँ पर अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो अपने ऑर्गेनिक रेलिम को वहाँ पर भेज देती है। जहाँ पर जैसे ही वो रेलिम वहाँ पर पहुँचता है तो उसे देखकर डॉक्टर को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिस वजह से वो यहाँ पर एक ड्रग को ले लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर उसकी बॉडी एक बिस्क के अंदर बदल जाती है और वो यहाँ पर अपने खुद के सोल्जर्स को ही खा लेता है, जिससे कि वो अपनी पावर को बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ पर ये ऑर्गेनिक रेलिम उसके ऊपर सीधा ही हमला कर देता है, लेकिन इसके सामने ऑर्गेनिक रेलिम की पावर बिल्कुल ना के बराबर होती है और इसी वजह से वो उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तात्सुमी अकामे को अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है ताकि वो उसके ऊपर हमला करने के लिए जा सके। वहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर अकामे उस बिस्क के ऊपर लगातार हमला तो करती है, लेकिन डॉक्टर की इसकी नीति ज्यादा सख्त होती है कि उसको बिल्कुल भी काटा नहीं जा सकता। तभी अकामे नोटिस करती है कि डॉक्टर की असली बॉडी ऊपर की साइड है, जिसके बाद वो तात्सुमी से कहती है कि मुझे ऊपर की साइड लेकर चलो। और जैसे ही वो ऊपर की साइड जाते हैं तो अचानक से ही डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अकामे की स्वॉर्ड के अंदर जो जहर होता है वो डॉक्टर की बॉडी के अंदर जला जाता है, जिसके बाद डॉक्टर की वहीं पर ही जान चली जाती है। और इसी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों की बॉस इन्हें एक जगह पर लेकर आती है और बोलती है कि आज से हमारा नया बेस यहीं पर होगा। जिसके बाद वो नए मेंबर्स को पूरी टीम से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि इस नई लड़की का नाम है चेल्सी और वो ऑर्गेनिक रेलिम का नाम है सुसुनो। और यहाँ पर दूसरी तरफ एगर की टीम को भी पता चल जाता है कि डॉक्टर अब नहीं रहा। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर नाइट की पूरी टीम को रात में देखते हैं, जहाँ पर इनकी बॉस उन्हें बता रही होती है कि देखो अब हमें नए मेंबर्स नहीं मिलने वाले, इसलिए अब हमें जो भी करना होगा वो हमें अभी करना होगा और याद रहे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई भी तुम्हें मार न सके। फिर अगले दिन हमें यहाँ पर चेल्सी की पावर के बारे में पता चलता है कि वो अपने आप को किसी भी चीज में बदल सकती है और उसके रीलिंग का नाम होता है गेयर फाउंडेशन। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगले 1 महीने तक ये सभी लोग साथ में मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ताकि वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर एसडेथ के साथ बैठा हुआ होता है तो वो उसको बताने लगता है कि काफी सारे बीस्ट लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी बीस्ट को मार दो, लेकिन उनमें से कुछ बीस्ट को मेरे लिए पकड़ कर लाओ ताकि मैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। फिर अगले दिन यहाँ पर एगर की पूरी टीम चली जाती है और एक एक कर सारे बीस्ट को मार देती है, जिससे कि वो लोगों को बचा सके। लेकिन यहाँ पर इसी बीच ये लोग कुछ बीस्ट को पकड़ भी लेते हैं ताकि उन्हें कैपिटल ले जा सके। और यहाँ पर दूसरी तरफ नाइट की पूरी टीम भी डिसाइड करती है कि वो लोग उन सारे बीस्ट को खत्म कर देंगे ताकि मासूम लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके। और ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाएंगे रात में हमला करने के लिए ताकि एगर से इनका सामना न हो पाए। वहीं दूसरी तरफ एसडेथ को पता चलता है कि जितने भी बीस्ट लोगों ने पकड़े हैं वो सभी पहले इंसान हुआ करते थे और इनका पहला शक जाता है डॉक्टर के ऊपर। लेकिन ये लोग कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि अब डॉक्टर नहीं रहा, तो ये लोग सोचते हैं कि हमें और कुछ पता लगाना होगा इन बीस्ट के बारे में। वहीं हम दूसरी तरफ रात में देखते हैं यहाँ पर तात्सुमी लबा के साथ जब जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि हर कोई बॉस को बॉस कहकर बुलाता है, लेकिन सिर्फ तुम ही एक हो जो कि उसे नाम से बुलाते हो, तो आखिर ऐसा क्यों है। तब यहाँ पर लबा पूरी कहानी बताने लगता है और वो कहता है कि मेरा जन्म एक काफी अमीर फैमिली में हुआ था और बॉस की ड्यूटी मेरे को संभालने की थी, और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था, और जब मुझे पता चला कि वो अब मेरा घर छोड़कर जनरल बनने जा रही है तो इस वजह से मैंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली ताकि मैं उनके आसपास रह सकूं। और जब उसने कैपिटल को छोड़ दिया तो मैंने भी सबके सामने ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं मर चुका हूँ, और उसके बाद जब सभी को लगने लगा कि मैं मर गया तो मैंने कैपिटल को छोड़ दिया। वैसे तो मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी मुझसे प्यार करती है। और यहाँ पर तात्सुमी ये सारी बातों को सुनकर काफी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ से तात्सुमी पहाड़ों के ऊपर चला जाता है बीच के ऊपर नजर रखने के लिए। वहीं पर लबाक नीचे की साइड रहता है, लेकिन वही रात दूसरी तरफ यहाँ पर एसडेथ भी निकली हुई होती है ताकि वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर सके। तभी वहाँ पर उसे पहाड़ के ऊपर कोई तो दिखता है, और वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो ये देखकर काफी हैरान होती है कि वहाँ पर तात्सुमी होता है, और ये देखकर यहाँ पर तात्सुमी को गले लगाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे बीस्ट आ जाते हैं जिन्हें देखकर तात्सुमी को लगता है कि यही सही मौका है यहाँ से भाग निकलने का। और इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता एसडेथ वहाँ के सारे बीस्ट को मार देती है, और वो तात्सुमी से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर तात्सुमी झूठ बोलने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आया था ट्रेनिंग करने के लिए ताकि मैं अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूं। लेकिन इसी बातों के बीच वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये आदमी वही होता है जिसने कि इतने सारे लोगों को बीच में बदल दिया है। और यहाँ पर इसी बीच ये आदमी अपनी रिलिंग की मदद से इन दोनों को टेलीपोर्ट कर देता है एक आइलैंड के ऊपर। वहाँ पर पहुँचने के बाद तुरंत ही एक बहुत बड़ा बीस्ट इनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि एसडेथ अपनी आइस पावर का यूज कर उस बड़े से बीस्ट के ऊपर हमला कर रही थी। वहीं इस फाइट के बीच मौका मिलते ही तात्सुमी उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है जो कि इस बीस्ट को कंट्रोल कर रहा था, और ऐसे ही ये दोनों साथ में मिलकर उस बीस्ट को हरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर उस आदमी को देखते हैं जिसने कि इन दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया था। वो और कोई नहीं बल्कि मिनिस्टर का ही बेटा होता है, और उसने आइलैंड के ऊपर एक गेट को ओपन कर दिया था ताकि वो दोनों वापस आ सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तात्सुमी यहाँ पर पहले ही आ जाता है, जैसे कि वो वहाँ पर आते ही वहाँ से भाग जाता है। वहीं एसडेथ उसके पीछे ही आती है, लेकिन वहाँ पर आने के बाद वो देखती है कि वो तो यहाँ से भाग चुका है
वहीं अगले दिन हम यहाँ पर एक मर्चेंट को देखते हैं जो कि गरीबों से पैसा लूट रहा होता है और वो इसी काम को करते हुए काफी अमीर हो चुका है और वो यहाँ पर गरीब लोगों को काफी सताया करता था। इसीलिए चेल्सी वहाँ पर आती है मेड बनकर और उस मर्चेंट की जान को ले लेती है। फिर वहाँ पर हैकर भी आ जाते हैं ताकि वो उस मर्चेंट की जान को बचा सके। लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मर्चेंट पहले ही मर चुका है। फिर दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग जब एक साथ होते हैं तभी वहाँ पर उनकी बॉस आती है और वो उन्हें बताने लगते हैं कि हमें अब कुछ मेजर एक्शन लेने होंगे ताकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके और हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे कैपिटल के ईस्ट से, क्योंकि वहाँ पर एक रीजन है जिसका नाम है पाथ ऑफ पीस और वो लोगों के बीच में काफी पॉपुलर है और हम उसी का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सके। लेकिन यहाँ पर ये सुनकर तात्सुमी कहता है कि अगर वॉर हो गई तो इसमें काफी सारे लोग मारे जाएंगे, जो सुनकर उसकी बॉस बताती है कि देखो कि वॉर करना कभी कभी जरूरी होता है अगर तुम्हें अपने आगे का फ्यूचर अच्छा करना है तो। इसीलिए पाथ ऑफ पीस को जितने भी लोग फॉलो करते हैं वो जब कैपिटल के ऊपर इससे हमला कर देंगे तो तब हमारी जो आर्मी है वो इतने दिनों से तैयार हो रही है वो वेस्ट की साइड से हमला कर देगी और ऐसा ही सेम हम साउथ की तरफ से भी करेंगे। इससे ये होगा कि जितने भी कैपिटल के अंदर जो गार्ड्स हैं वो 3 अलग डायरेक्शन में बच जाएंगे और ऐसा करने की वजह से कैपिटल के गार्ड काफी कम बचेंगे, जिसके बाद तुरंत ही हम कैपिटल के ऊपर हमला कर वहाँ के सारे मौजूद गार्ड्स को हरा देंगे और प्राइम मिनिस्टर को मार देंगे। और ऐसा करने के लिए तुम्हें एक रिलीजियस ग्रुप के एक आदमी से मिलना होगा जिसका नाम प्लग है, जो कि राइट हैंड मैन माना जाता है रिलीजियस ग्रुप का। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को यह बात पता नहीं होती कि प्लग एक स्पाई होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही भेजा जाता है इस ग्रुप के अंदर और ऐसा ये इसीलिए करता है ताकि रिलीजियस ग्रुप कभी भी उनके खिलाफ न जा सके। और ऊपर से मैंने सुना है कि रिलीजियस ग्रुप के अंदर काफी सारे लोगों को ड्रग्स दी जा रही है ताकि वो लोग ड्रग्स के एडिक्ट हो जाए, जिसके बाद वो लोग उन्हें धोखा न दे। इसी वजह से हमें सबसे पहले प्लग को रास्ते से हटाना होगा, जिसके बाद हमें एगर ग्रुप के हर एक मेंबर को भी मारना होगा, जिसके बाद ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एजेड के पास यहाँ पर उनका एक टीममेट आता है, जहाँ पर आने के बाद वो उसे बताने लगता है कि हमने नाइट राइडर्स के मेंबर्स को एक साथ देखा है, जिसके बाद ये लोग भी नाइट राइडर को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं और उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एसडेथ इन चीज को समझ आती है कि ये एक ट्रैप है, जिसकी वजह से वो अपनी टीम में से 3 मेंबर्स को आगे भेज देती है और बाकी मेंबर्स को यहीं पर रुकने के लिए कहती है। और जैसे ही ये 3 यहाँ से जा रहे होते हैं तो सामने उन्हें एक स्केयर को दिखता है, जिसे देखकर ये लोग यहाँ पर रुक जाते हैं और उसे देखने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर दूर से यहाँ पर माइन उनके ऊपर नजर रखी हुई होती है और वो सीधा ही अचानक से कोरोमी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर कोरोमी बार बार उसके हमले से बच जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि स्केयर को और कोई नहीं बल्कि सुसुमे होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जिसका हमला यहाँ पर वेव रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर सुसुमे का पावर इतना ज्यादा होता है कि वेव उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता, जिसके बाद नाइट राइडर की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अकामे को, जो कि यहाँ पर अपनी बहन के सामने आ जाती है। वहीं पर हमें पता चलता है कि उसकी बहन के पास एक रेलिंग की पावर है, जिस रेलिंग का यूज कर वो मरे हुए लोगों की डेड बॉडी का यूज कर सकती है। और बस इतना ही नहीं, वो एक ड्रैगन को भी वहाँ पर समन कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर अकामे अपनी बहन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वहीं पर वो देखती है कि उसकी बहन की प्रोटेक्शन कोई और नहीं बल्कि एक आदमी कर रहा होता है और यह आदमी वही होता है जो कि अकामे का बचपन का दोस्त हुआ करता था, जो कि बेसिकली आगे जाकर नहीं रहता और यहाँ पर उसकी डेड बॉडी उसकी बहन को बचा रही होती है। जहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर अकामे से लड़ रहे होते हैं, वहीं पर कुरोमी अपने ड्रैगन को कहकर काफी बड़ा ब्लास्ट करवाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइट राइडर का सभी मेंबर्स यहाँ पर छुप जाते हैं और फिर वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट राइडर के सारे मेंबर्स फंस जाते हैं, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे फाइटर से है जो कि अपने समय में काफी अच्छे फाइटर्स हो रहे थे और यही रीजन था कि उन्हें काफी तकलीफ हो रही होती है इन सभी का सामना करने में। तभी नाइट राइडर की बॉस को इनके सामने आना पड़ता है। वहीं पर वो एक ऐसे आदमी से लड़ रहे होते जो कि काफी ताकतवर था, लेकिन कैसे भी कर बॉस अपनी पावर का यूज कर उस आदमी को हरा देती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनके सामने एक ड्रैगन है, यानी कि एक बीस्ट है जिनको कि उसे हराना होगा। यहाँ पर सुसुनो कहता है कि मैं अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही सुसुनो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करता है तो उसका काफी बुरा असर होता है उसकी बॉस के ऊपर, क्योंकि इस दौरान हम देखते हैं कि बॉस की जो लाइफ एनर्जी है वो लगातार ड्रेन किया जा रहा होता है सुसुनो के द्वारा। और अगर उसने अपने इस ट्रम्प कार्ड का यूज लगातार 3 बार किया तो बॉस यहीं पर मर जाएगी। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ट्रम्प कार्ड का यूज करने के बाद सुसुनो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, फिर वो सिर्फ एक ही बार में उस ड्रैगन को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर माइन को देखते हैं जो कि एक शूटर से लड़ रही होती है, जिससे कि वो काफी मेहनत करने के बाद हरा भी देती है। लेकिन तभी तुरंत ही फ्राउ उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी कुरुमे से बताती है कि एक बीस्ट है जो कि तुम्हें निगल लेगा और निगलने के बाद उसका एसिड तुम्हें जलाकर मार देगा। जिसके बाद ये जो फ्रॉग बीस्ट होता है वो तुरंत ही माइन को निगल लेता है। वहीं हम इस तरफ तात्सुमी को देखते हैं जो कि 2 लोगों से लड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर चेल्सी भी आ जाती है वहीं पर तात्सुमी की मदद करने के लिए, जिसकी मदद से तात्सुमी इन लोगों को मार देता है। वहीं पर तात्सुमी चला जाता है कुरुमे की उस बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए,
हैं, जो कि लगातार कुरोमी की प्रोटेक्शन कर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं कि माइन अभी भी जिंदा होती है, जिसने कि इस फ्रॉग बीस्ट को मार दिया और उसके अंदर से बाहर निकल आई। वहीं पर हम देखते हैं कि अकामे और लियोने चले जाते हैं उस मास्क वाले आदमी को खत्म करने के लिए। वहीं पर ये दोनों उसके ऊपर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर इस आदमी को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर हार जाएगा, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने रेलिंग को आसमान में ऊपर फेंक कर काफी बड़ा ब्लास्ट करता है, जो देखकर तात्सुमी यहाँ पर बाकी लोगों को बचा लेता है। वहीं पर लियोनी भी यहाँ पर अकामे को बचा लेती है। वहीं इस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि कुरोमी यहाँ पर कहीं दूर भाग जाती है, लेकिन इस ब्लास्ट में से ये मास्क वाला आदमी भी बच जाता है और वो यहाँ से कहीं दूर तो जा रहा होता है। वहीं उसके सामने चेल्सी आ जाती है एक रूप बदलकर, एक बच्ची का रूप लेकर, जिसे देखकर वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब तभी चेल्सी उसे एक नीडल छुपा देती है जिसके अंदर की जहर होता है। वहीं पर लबाक आता है और वो बताती है कि मुझे पता है क्या कुरोमी कहाँ पर गई है, जो सुन के बाद चेल्सी कहती है कि मैं उसका पीछा करूंगी, तब तक तुम बाकी लोगों को बता देना कि बाकी सब मेरे पीछे आते रहे। जिसके बाद लबाक भी बेस के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को बताते हैं कि आखिर कहाँ पर क्या हुआ था। फिर यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि तात्सुमी और अकामे जाएंगे ताकि वो चेल्सी को वापस लेकर आ सके। फिर वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं चेल्सी को, जो कि वहाँ पर उस मास्क वाले आदमी का रूप ले लिया होता है उसने। जिसके बाद वो जाकर कुरोमी से मिलती है और वो तुरंत ही यहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो अपना रूप वापस से बदल लेती है और कुरोमी के ऊपर नीडल से हमला कर देती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुरोमी यहाँ पर मर चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि कुरोमी यहाँ पर जिंदा होती है। जिसके बाद यहाँ पर कुरोमी बताती है कि मैं एक प्रकार का ड्रग ले रही हूँ जिसकी वजह से मैं किसी भी तरह के पॉइजन से इम्यून हूँ, और अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो कैसे भी करके मेरा दिल रोक दो या फिर मेरे सिर को मेरे शरीर से अलग कर दो। जिसके बाद इतना सुनने के बाद चेल्सी तुरंत ही यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुरोमी यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड को भेज देती है चेल्सी की तरफ। वहीं पर वो बॉडीगार्ड रास्ते में ही चेल्सी के दोनों हाथ को काट देता है, जिसके बाद वो बाद में उसके सिर में ही एक गोली मार देता है, जिस वजह से चेल्सी वहाँ पर नहीं बच पाती। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर तात्सुमी और अकामे को देखते हैं, जो कि साथ में मिलकर लगातार यहाँ पर चेल्सी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक रास्ते पर काफी सारा खून दिखता है, जिसके बाद वो वहाँ पर उसका पीछा करते हुए एक सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद जो नजारा वहाँ पर वो दोनों देखते हैं, जो देखने के बाद वो दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि वो लोग अपने सामने ये देख रहे होते हैं कि काफी सारे लोग एक पोल के सामने खड़े हैं और पोल के ऊपर चेल्सी का सिर लटक रहा होता है। और देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर बेस पर वापस आ चुके होते हैं और यहाँ पर आकर वो बाकी सभी लोगों को भी बताते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद ये सभी लोग वादा करते हैं कि हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। फिर अगले दिन ये लोग ईस्ट की साइड निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एसडेथ यहाँ पर पहले ही अपनी टीम के साथ आ चुकी होती है और ब्लैक को सारी बात बता देती है। जिस पर ब्लैक कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें मैं टाउन के अंदर भेज दूंगा ताकि वो लोग नाइट के मेंबर्स के ऊपर नजर रख सके। वही हम दूसरी तरफ रात हो जाने के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अकामे यहाँ पर कुछ लोगों से मिलने आती है ताकि वो लोग उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। और यहाँ पर इन दोनों का ये काम होता है कि बाकी जितनी भी टीम है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही है, उन सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा सके कि आखिर बाकी टीम क्या कर रही है। लेकिन तभी अचानक से बुलेट का एक बॉडीगार्ड आकर वहाँ पर उन लोगों की जान ले लेता है, जिसके बाद वो अकामे से लड़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर स्टार्टिंग में अकामे को काफी दिक्कत आ रही होती है उसके साथ लड़ने में, लेकिन आखिर में अकामे इसकी बॉडी को काट कर इसे निपटा देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लबा के पीछे भी एक बॉडीगार्ड पड़ जाता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि लबाक यहाँ पर नाइट का एक मेंबर है, क्योंकि लबाक ने यहाँ पर नाइट का कोट पहना हुआ होता है। जहाँ पर वो बॉडीगार्ड तुरंत ही लबाक के ऊपर हमला कर उसे जमीन पर पटक देता है। जहाँ पर इस वार के होने के बाद लबाक यहाँ पर अपने हार्ट को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है ताकि उस आदमी को ऐसा लगे कि वो यहाँ पर मर चुका है। और जैसे ये बॉडीगार्ड यहाँ से जाने ही वाला होता है, तुरंत ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर इस बॉडीगार्ड को ऐसा ही लग रहा होता है कि ये लड़की भी नाइट की एक मेंबर है। लेकिन यहाँ पर लबाक इस चीज को देख नहीं पाता कि यहाँ पर एक मासूम लड़की मरने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर लबाक तुरंत ही जग जाता है और उस बॉडीगार्ड के ऊपर हमला कर देता है। तभी इस बॉडीगार्ड का एक और साथी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसी बीच लबाक इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा बड़ा बॉडीगार्ड होता है वो तुरंत ही यहाँ पर लबाक का पीछा करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लबाक भी यही चाहता था कि वो उसका पीछा करे। और हम देखते हैं कि लबाक ने यहाँ पर उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया है और बाद में कह रहा होता है कि मैंने चारों तरफ वायर्स बिछा दिए थे, जिसकी वजह से तुम अब मेरे ट्रैप में फंस गए हो। और इससे पहले कि बॉडीगार्ड कुछ भी समझ पाता, तभी उसका गला आधा कट जाता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी बॉडीगार्ड अभी भी नहीं मरता, जिसके बाद लबाक यहाँ पर अपनी वायर का यूज कर एक भाला बनाता है और सीधा ही उस बॉडीगार्ड के सीने के आर पार कर देता है। और ऐसा होने के बाद वो अपने वायर्स को पूरा ही उसके शरीर के अंदर भेज देता है और उसके दिल के चारों तरफ अपने वायर को बिछाते हुए एक बार में ही अपने वायर का यूज कर उसके दिल को फोड़ देता है। जिसके बाद यहाँ पर लबाक पर हमला करने के लिए एक और बॉडीगार्ड आ जाती है और वो जैसे ही वहाँ पर आती है वो कहती है कि तुम्हें ये करते हुए देखकर तो मैं समझ गई कि मुझे यहाँ पर सिर्फ वायर से बचना है। और इतना कहने के साथ वो ऐसे लिक्विड को वायर के ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वायर यहाँ पर बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर लबाक भागते
हुए वो 2 नाइफ को उसके ऊपर भेजता है, लेकिन ये लड़की 2 नाइफ से भी बच जाती है। जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की लबाक को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारा मरने का वक्त आ गया है। लेकिन तभी ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो जो नाइफ लबाक ने पहले फेंके थे वो वापस से आकर उस लड़की को लग जाते हैं। जिसके बाद लबाक बताता है कि मैं अपने नाइफ्स को वायर से कंट्रोल कर रहा था और यही कारण है कि तुम यहाँ पर हार चुकी हो। और दोनों को हराने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर वापस से मिलते हैं, जहाँ पर उनकी बॉस बता रही होती है कि अब हम लोग 2 टीम में आपस में बढ़ जाएंगे, जहाँ पर तात्सुमी और माइन जाएंगे सीधा ही रिलीजियस ग्रुप के अंदर और ढूंढेंगे वहाँ पर कि हमारी तरह कुछ लोग और भी है या नहीं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं, और बाकी लोग जाएंगे ब्लैक को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सुसोन और लियोनोय चले जाते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में जहाँ पर ब्लैक रहता है। लेकिन तभी उनका सामना यहाँ पर वेव और कुरुमी से हो जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ तात्सुमी का सामना हो जाता है सिरिमो और आखिरी बचे बॉडीगार्ड के साथ। तभी यहाँ पर तात्सुमी अपने रीलिंग का यूज करता है और उस बॉडीगार्ड से लड़ने के लिए चला जाता है। वहीं पर माइन चली जाती है सेरेन से लड़ने के लिए ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। वहीं पर सीरियो उसे काफी बड़ी रॉकेट से ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर माइन भी उसको रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ पर सीरियो अपने ऑर्गेनिक रीलिंग का इस्तेमाल करती है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर माइन आसानी से उसको भी रोक लेती है। जिसके बाद यहाँ पर माइन लगातार उसके ऊपर रीलिंग के ऊपर हमला कर रही होती है और ये हमला इतनी ज्यादा जोरदार होता है कि इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सीरियो का जो रीलिंग होता है उसका कोर भी यहाँ पर दिखने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर सीरियो अपने आप को बचाने के लिए अपने ही ऑर्गेनिक रीलिंग को ब्लास्ट कर देती है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर माइन भी इस हमले से बच जाती है। लेकिन तभी सीरियो ऊपर से उड़ते हुए आती है और अपने मुंह के अंदर जो गन छुपी हुई होती है उससे लगातार माइन के ऊपर हमला कर रही होती है, जहाँ पर माइन भी अपने आप को गोलियों से बचाने के लिए अपनी गन को आगे कर देती है। जिस बात का फायदा उठाकर सीरियो तुरंत ही उसके पास आ जाती है और जोरदार पंच मार देती है माइन को। वहीं दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि अभी भी उस बॉडीगार्ड के साथ लड़ रहा होता है, लेकिन तभी तात्सुमी कहता है कि अब बहुत हुआ। जिसके बाद तात्सुमी अपनी पूरी पावर का यूज करता है और एक ही बार में उस बॉडीगार्ड को हरा देता है। वहीं पर दूसरी तरफ सीरियो को ऐसा लग रहा होता है कि माइन काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, जिस वजह से वो तुरंत ही अपने रीलिंग को बुलाती है और उसे कहती है कि माइन को मारकर खा जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर माइन अपने तुरंत ही हथियार को लेकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद अपने वेपन से एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट करती है और वो एनर्जी ब्लास्ट इतनी ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक रीलिंग था वो सिर्फ एक ही बार में खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा ही सीरियो के ऊपर हमला कर देती है और उसकी बॉडी के 2 पार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर सीरियो फिर भी सोच रही होती है कि मैं मरने से पहले माइन को साथ में मार कर जाऊंगी। इसी वजह से वो अपने सिर में लगे हुए बम को तुरंत ही एक्टिवेट कर देती है और यहाँ पर माइन भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो यहाँ पर इस लड़ाई की वजह से इतनी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी कि वो वहाँ से भाग नहीं सकती और उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर ही मरने वाली है। लेकिन एम वक्त पर वहाँ पर तात्सुमी आ जाता है और यहाँ पर माइन को बचा लेता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट रेड के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर बुलेट की जान ले लेते हैं। यहाँ पर एसडेथ ने बुलेट को बोला था कि अपने रूम में रहो, लेकिन ब्लैक यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो टनल के थ्रू यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन बाकी नाइट रेड के मेंबर्स उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर उसकी जान ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का प्लान जो होता है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। तब हम यहाँ पर देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो आदमी होती है वो साउथ से हमला करने के लिए चली जाती है कैपिटल के ऊपर, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपने सभी जनरल्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है और इसके अलावा वो अपने बेटे को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है और हमें पता चलता है कि उसके बेटे के पास 3 बॉडीगार्ड्स हैं जो कि लगातार उसकी प्रोटेक्शन करते हैं और यहाँ पर एसडेथ को भेज दिया जाता है वेस्ट सेक्शन को संभालने के लिए। लेकिन यहाँ पर एसडेथ अपनी टीम को साथ में लेकर नहीं जाती, वो उनसे कहती है कि तुम यहीं पर कैपिटल में रहो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाइट के सभी मेंबर्स से एक मिशन होता है कि उन्हें कैसे भी करके प्राइम मिनिस्टर को मारना होगा और ऐसा करने के लिए सबसे पहले उन्हें स्पेल्स के अंदर जाना होगा जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहता है और यहाँ पर माइन और लियोनी को जाना होता है नीचे से, यानी कि अंडरग्राउंड टनल से। वहीं पर तात्सुमी और लबाक को जाना होगा ऊपर की साइड से। और अब यहाँ पर ये दोनों जब जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है और वो बताने लगती है कि मैं भी एक स्पाई हूँ जो कि रेवोल्यूशनरी ग्रुप में ही काम करती हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर इन दोनों को एक बिल्डिंग के अंदर लेकर जाती है जहाँ पर बाकी सारे मेंबर्स भी हैं और यहाँ पर आ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस गेट के अंदर से तो खून निकल रहा है। जिसके बाद वो जैसे ही इस गेट को खोलते हैं तो वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें मार दिया गया है और यहाँ पर उनकी बॉडी खुलने लगती है और अचानक से ही वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाती है। और तभी यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर के बेटे को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने साथ अपनी पूरी टीम को भी लेकर आया होता है, जिसे देखकर तात्सुमी तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कैपिटल का एक जनरल वहाँ पर आ जाता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे के साथ लगातार मिलकर लड़ रहा होता है। वहाँ पर तात्सुमी उसे देखने के बाद अपने रीलिंग का यूज करता है, जिसके बाद वो भी लगातार जनरल के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये जनरल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो जनरल अपनी लाइटनिंग स्टार का यूज करता है और वहीं पर तात्सुमी को काफी आसानी से हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर का बेटा लबाक से लड़ रहा होता है और वो लगातार अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज कर रहा होता है और लबाक को ऊपर से लेकर नीचे तक पीट रहा होता है। लेकिन इतनी देर में लबाक ने अपने वायर्स को काफी ज्यादा बिछा दिया
दिया होता है, जिसकी मदद से वो प्राइम मिनिस्टर के बेटे का एक हाथ काट देता है। लेकिन अचानक से तभी लबाक को यहाँ पर एक अलग ही डायमेंशन में भेज दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लबाक अपने साथ उस प्राइम मिनिस्टर के बेटे को भी ले आता है, जिसके बाद लबाक यहाँ पर तुरंत अपनी वायर का यूज कर एक बल्ला बनाता है, जिसको कि वो सीधा ही उसके शरीर के अंदर मार देता है। और इतना करने के बाद वो धीरे धीरे अपने वायर्स को उसके शरीर के अंदर फैला देता है और इसके बाद वो उसके दिल को अपने वायर से लपेट लेता है और उसे वहाँ पर ही जान ले लेता है। और ऐसा करने की वजह से वहाँ पर उसकी पावर खत्म हो जाती है और लबाक यहाँ पर वापस से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर वापस आने के बाद भी हम देखते हैं कि लबाक यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है और वो यहाँ पर काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी जो जनरल होते हैं उसने यहाँ पर काफी सारे स्पेयर्स लगा दिए होते हैं और वो इस स्पेयर्स को इसी वजह से लगता है कि लबाक सीधा ही वहाँ पर उसके ऊपर आकर गिरे। और हम देखते हैं कि लबाक यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता और ना ही अपने वायर से यूज कर पाता है अपने आप को बचाने के लिए। वहीं तात्सुमी भी बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाता और यहाँ पर लबाक अपनी जान गंवा देता है। वहीं यहाँ पर तात्सुमी को बंदी बना दिया गया है और यहाँ पर जनरल सीधा ही जाकर प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें बताता है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे के लिए सिर्फ 2 सेकंड के लिए रोता है और बोलता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस नाइट रेड के मेंबर को कैसे भी करके टॉर्चर करो और बाकी जो भी विद्रोह कर रहे हैं उन्हें ये बताओ कि हम लोग तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एज़ेथ आ जाती है और बताने लगती है कि मैं तात्सुमी को अपने अंडर लेना चाहती हूँ, यानी कि मैं उस नाइट रेड के मेंबर को अपने अंडर लूंगी ताकि मैं उसे टॉर्चर कर सकूं। लेकिन यहाँ पर नाइट रेड के बाकी मेंबर्स को ऐसा लग रहा होता है कि कहीं तात्सुमी को पब्लिक एजुकेशन न कर दिया जाए और इसी वजह से वो लोग सभी लोग मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके तात्सुमी को बचाना होगा। वहीं यहाँ पर हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर एज़ेथ तात्सुमी से मिलने आती है और उससे बोलती है कि मेरी टीम को ज्वाइन कर लो, जिसके बाद तुम्हारी सजा को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी टीम को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगा। वहीं हम अगले दिन देखते हैं कि यहाँ पर तात्सुमी को सभी के सामने मार दिया जाने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि तात्सुमी को यहाँ पर एक क्रॉस के ऊपर बांध दिया गया है। वहीं पर एज़ेथ सभी के सामने आकर सीधा ही उसके ऊपर सबसे पहले हमला कर दी है और वो जैसे ही दूसरा हमला करने वाली थी तभी वहाँ पर तुरंत ही माइन उसके ऊपर सीधा ही हमला कर देती है। और ऐसा होने के बाद ही तुरंत ही जनरल अनाउंस कर देता है कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन तभी वहाँ पर नाइट रेड की बॉस भी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जनरल होता है वो उसे देखकर तुरंत ही इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन बॉस जैसे ही नीचे गिरने वाली थी वो वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट कर देती है ताकि तात्सुमी को मौका मिल जाए वहाँ से भाग निकलने का। लेकिन तभी हम यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं अकामे को, जो कि पैलेस के अंदर घुस चुकी होती है क्योंकि वो वहाँ पर बाकी मौजूद गार्ड्स को मार सके और प्राइम मिनिस्टर की जान को भी ले सके। वहीं पर हम देखते हैं कि माइन और लियोन दोनों साथ में मिलकर जनरल के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन देखने से तो ऐसा लग रहा था कि उसके दोनों के हमले करने के बावजूद भी यहाँ पर जनरल को कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद जनरल अपनी पावर का यूज कर उन दोनों को कमजोर कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अकामे प्राइम मिनिस्टर के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक स्वॉर्ड होती है जो कि तात्सुमी की होती है और वो यहाँ पर ये स्वॉर्ड को लेकर जाती है और तुरंत ही तात्सुमी को दे देती है। वहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर माइन अपनी बची हुई पावर का यूज कर सीधा ही हमला कर देती है जनरल के ऊपर। वहीं पर जनरल भी अपनी फुल पावर से यूज करता है माइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जनरल बिल्कुल भी उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाता और तुरंत ही नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर इतनी लड़ाई करने के बावजूद माइन यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुकी होती है, जिस वजह से वो भी यहाँ पर नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर तात्सुमी आ जाता है और यहाँ पर माइन को बचा लेता है। वहीं यहाँ पर जो बॉस होती है वो भी अपने रीलिंग का यूज करके लड़ रही होती है एज़ेथ के साथ। लेकिन एज़ेथ यहाँ पर इन दोनों के लिए काफी ज्यादा पावरफुल थी, वो तुरंत ही उसके रीलिंग को छू कर बर्फ के अंदर बदल देती है। लेकिन तभी यहाँ पर बॉस कहती है रीलिंग से कि तुम अपनी फुल पावर का यूज कर सकते हो, जिसके बाद वो अपनी लाइफ एनर्जी देने लगती है ताकि यहाँ पर रीलिंग अपनी फुल पावर का यूज कर सके। और यहाँ पर बॉस कह रही होती है कि जब तक मैं यहाँ पर एज़ेथ से लड़ रही हूँ तब तक बाकी सब लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एज़ेथ के पास यहाँ पर एक अनोखी पावर है जिसकी मदद से वो न केवल फ्रीज कर सकती है बल्कि वो टाइम को भी फ्रीज कर सकती है। लेकिन ये ऐसा सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही कर सकती है, लेकिन इतना टाइम काफी था जिसका यूज करके वो सीधा ही सुसुनो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉस अपनी पूरी लाइफ एनर्जी सुसुनो को दे देती है, जहाँ पर सुसुनो भी अपनी पूरी पावर का यूज कर एज़ेथ के साथ लड़ रहा होता है ताकि बाकी सारे मेंबर्स को टाइम मिले वहाँ से निकलने का। वहीं पर हम देखते हैं तात्सुमी को, जो कि यहाँ पर माइन को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन रास्ते में जाते हुए माइन कहते हैं कि अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पता है कि मैं धीरे धीरे मर रही हूँ, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती थी। जहाँ पर तात्सुमी ये सुनकर काफी रोने लगता है, जिसके बाद माइन भी उसकी बाहों में यहाँ पर दम तोड़ देती है। जिसके बाद बेस पर वापस आ जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि माइन अब इस दुनिया में नहीं रही। न केवल माइन बल्कि उन्होंने सुसानो को भी खो दिया। लेकिन इन्हें इस बात की खुशी होती है कि माइन ने मरने से पहले उस जनरल को मार दिया और यही रीजन बनेगा कि अब एज़ेथ को जाकर के फ्रंट लाइन में लड़ना होगा। और यहाँ पर उसके जो टीममेट्स होते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो हमें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ
यहाँ पर कुरोमी कह रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे मेरी बहन से आखिरी बार फाइट करनी है। और अपनी बहन से फाइट करने के लिए वो एक मैसेज भिजवाती है। तब यहाँ पर अकामे डिसाइड करती है कि वो भी यहाँ पर अपनी बहन से लड़ने के लिए जाएगी। और अब यहाँ पर अकामे अपनी बहन से अकेले लड़ने के लिए जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर तासुमी कहता है कि तुम्हें वापस लौट कर आना होगा जिंदा। वहीं पर हम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि चाइल्ड एम्परर से कह रहा होता है कि आपको यहाँ पर अल्टीमेट रिलीम का यूज करना होगा, एक ऐसा रिलीम जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर सकते हो और आप ही एक हो जो कि इसकी परमिशन दे सकते हो किसी और को इस्तेमाल करने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अकामे यहाँ पर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसकी बहन ने उसे बुलाया था, जहाँ पर कुरोमी कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ये जगह तो याद ही होगी क्योंकि हमने यहाँ पर अपना बचपन बिताया है, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया क्योंकि हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों ही काफी बड़े असिस्टेंट बनेंगे, लेकिन आगे चलकर तुमने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन कर लिया और यही एक रीजन है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने रिलीम का यूज करती है और वहाँ पर दो डेड बॉडीज को बुला लेती है, जहाँ पर ये तीनों मिलकर अकामे से लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर 1v3 होने के बावजूद अकामे यहाँ पर उनको काफी खड़ी टक्कर दे रही होती है। और अब यहाँ पर जब दोनों बहनें आपस में लड़ रही होती है तभी एक बीस्ट वहाँ पर जाग जाता है और वो तुरंत ही उन दोनों डेड बॉडीज के ऊपर हमला कर देता है, जिसको कि कुरोमी ने समन किया था और उन दोनों डेड बॉडीज को वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कुरोमी यहाँ पर वापस अपने रिलीम का यूज करती है और काफी सारी डेड बॉडीज को वहाँ पर समन कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अकामे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक ही बार में सारी डेड बॉडीज को खत्म कर देती है। और अब यहाँ पर अकामे अपनी बहन की जान लेने ही वाली थी, तभी वहाँ पर वेव आ जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर तासुमी भी आ जाता है, जिसके बाद वो वेव को रोकने लगता है और वो कहता है कि यहाँ पर इन दोनों बहनों की फाइट है, उन्हें आपस में लड़ने दो। और यहाँ पर कुरोमी भी वेव से समझाती है कि ये मेरी फाइट है, इसीलिए प्लीज मुझे इसे लड़ने दो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती है, लेकिन तभी हम लास्ट में देखते हैं कि अकामे यहाँ पर जीत जाती है और वो सीधा ही हमला करती है कुरोमी के सीने के ऊपर और उसके दिल को चीर देती है अपनी तलवार का यूज कर। और यहाँ पर अकामे अपनी बहन से मरने से पहले सिर्फ इतना कहती है कि अब तुम आराम से सो सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वेव यहाँ पर कुरोमी की बॉडी को यहाँ से ले जाता है। वहीं पर हम दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कि चाइल्ड एम्परर को ले जाता है अल्टीमेट रिलीम के पास और बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपने लोगों को बचाना होगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर जो नाइट रेड की बॉस होती है वो रेवोल्यूशनरी आर्मी को ले जाती है ताकि वो फ्रंट से हमला कर सके। लेकिन यहाँ पर जो बाकी जो 3 लोग होते हैं वो तुरंत ही पैलेस के अंदर चले जाते हैं ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को खत्म कर सके। लेकिन हम यहाँ पर देखने की यहाँ पर जैसे ही सारे गार्ड्स हार रहे होते हैं तभी यहाँ पर एगर ग्रुप का एक मेंबर आ जाता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम रॉन होता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करता है ताकि वो इन दोनों को यहाँ पर रोक सके। लेकिन यहाँ पर लियोने कहती है कि मैं इसका ख्याल रखूंगी, तब तक तुम दोनों अंदर चले जाओ। और हम देखते हैं यहाँ पर तात्सुमी अकामे के साथ अंदर आ जाता है और वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर चाइल्ड एम्परर होता है और उसके साथ वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है और सीधा ही अकामे प्राइम मिनिस्टर को मारने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सील होती है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर रोक लिया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है कि अल्टीमेट रिलीम को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चाइल्ड एम्परर एक काफी बड़े जाइंट में बदल जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर एक काफी बड़े लेजर से हमला करता है सीधा ही रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर। लेकिन इस वजह से ये होता है कि कैपिटल के अंदर जो भी लोग रह रहे होते हैं उन सभी लोगों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ करने के बाद भी एम्परर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर वेव जब इस चीज को देख लेता है तो वो भी डिसाइड करता है कि वो अब नाइट रेड का साथ देगा। तभी यहाँ पर अकामे जब बाकी गार्ड से लड़ रही होती है तब यहाँ पर तासुमी सीधा ही एम्परर से लड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पर एम्परर सिर्फ एक ही हमले में तासुमी को वहाँ से फेंक देता है, जिसके बाद तासुमी लगातार एम्परर को समझा रहा होता है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है और तुम जो अभी कर रहे हो वो काफी ज्यादा गलत है। लेकिन यहाँ पर एम्परर उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता और सीधा ही उसके ऊपर अपना पावर रखकर उसकी जान लेने वाला होता है और एम वक्त और वहाँ पर वेव आ जाता है और वो तासुमी को बचा लेता है। और तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर रॉन भी डिसाइड करता है कि वो भी लियोनी के साथ मिलकर बाकी सारे लोगों की मदद करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तासुमी यहाँ पर वेव के साथ मिलकर लगातार एम्परर के ऊपर हमला कर रहा होता है और यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर वीक स्पॉट ढूंढ लेते हैं और लगातार उसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद एम्परर को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर हार जाएगा और वो सीधा ही अपने लेजर का यूज कर वेव के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वेव भी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। तभी हम तासुमी को देखते हैं जो भी यहाँ पर बेहोश होने ही वाला था। तभी उसे बुलेट की याद आती है जहाँ पर बुलेट उसे बता रहा होता है कि तुम अपनी पावर को अपने आर्मर के पावर के साथ कंबाइन कर दो और मैंने जो तुम्हें स्वॉर्ड दिया था उसके अंदर एक ड्रैगन की पावर है और उसकी भी पावर इसके साथ जोड़ दो। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि तासुमी एक अलग ही अवतार में होता है और यहाँ पर इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है वो एक ही बार में सीधा ही मेका के आर पर चला जाता है और इस वजह से यहाँ पर मेका अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो यहाँ पर सीधा ही नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर तभी तासुमी देखता है कि नीचे यहाँ पर काफी
सारे लोग हैं और अगर मेका उनके ऊपर सीधा ही गिरा तो वो सारे यहाँ पर मौजूद लोग वहाँ पर ही मारे जाएंगे, जिस वजह से वो अकेला ही सीधा ही मेका को रोकने के लिए वहाँ पर चला जाता है। जिसके बाद वो कैसे भी कर मेका को रोक लेता है लोगों के ऊपर गिरने से। लेकिन इसी बीच यहाँ पर तासुमी का काफी ज्यादा चोट लगने की वजह से काफी सारा खून बह जाता है और ऐसा होने की वजह से यहाँ पर तासुमी धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन तभी अकामे उसके पास आ जाती है और उसे यहाँ पर ऐसी हालत में देखकर गले लगा लेती है और कहती है कि आखिर इस प्रॉमिस का क्या हुआ जो कि तुमने मुझसे किया था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आखिर तक बचे रहोगे। और शाम हो जाने के बाद वहाँ पर जब एज़ेथ आती है तो अकामे बताती है कि अब तासुमी नहीं रहा और जो चाइल्ड एम्परर है वो भी हार चुका है और हमने प्राइम मिनिस्टर को भी अगवा कर लिया है। और इसके बाद जितने भी रेवोल्यूशनरी आर्मी होती है उन सभी लोगों ने चारों तरफ से किले को घेर लिया है। तो इसीलिए अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद यहाँ पर एज़ेथ बिल्कुल भी अपनी हार नहीं मानती और कहती है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमेशा ताकतवर लोग ही जीतते हैं। और इतना बोलने के बाद वो सीधा ही चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है, जिसके बाद ये दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर फाइट करने के दौरान अकामे समझ जाती है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अभी भी एज़ेथ उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जिसके बाद एज़ेथ यहाँ पर लगातार अपने एस का यूज कर अकामे के ऊपर हमला कर रही होती है, जिस दौरान यहाँ पर अकामे काफी ज्यादा घायल भी हो जाती है। जिसके बाद अकामे तुरंत ही अपनी ब्लेड का यूज करके अपने हाथ पर ही कट लगा देती है और जैसे ही पॉइजन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है तो वो तुरंत ही एक बीस्ट के अंदर बदल जाती है। और यहाँ पर अकामे कह रही होती है कि ये मेरा ट्रू फॉर्म है। जिसके बाद यहाँ पर मेरी पावर बढ़ जाएगी और हम देखते हैं यहाँ पर अकामे की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि यहाँ पर एज़ेथ उसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाती। और यहाँ पर ये देखने के बाद एज़ेथ डिसाइड करती है कि वो भी यहाँ पर अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करेगी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर थोड़ी देर के लिए टाइम को यहीं पर ही रोक देती है। और यहाँ पर एज़ेथ को ऐसा लग रहा होता है कि अब उसके सामने एक मौका है जिससे कि वो अकामे को सीधा ही उसका दिल जीत कर यहाँ पर ही मार देगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर उसे यहाँ पर जो अकामे दिख रही होती है वो सिर्फ उसका एक रिफ्लेक्शन है। असलियत में यहाँ पर अकामे कहीं पर और छुपी हुई होती है। और जैसे ही यहाँ पर टाइम अनफ्रीज होता है तो हम देखते हैं अकामे सीधा ही ऊपर से आकर एज़ेथ के ऊपर हमला कर देती है। और इस हमले से ये होता है कि एज़ेथ की बॉडी के अंदर पूरा ही जहर फैल रहा होता है, जिसके बाद एज़ेथ को ये समझ आ जाता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। लेकिन यहाँ पर मरने से पहले वो तासुमी के पास चली जाती है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे ऐसा करने से रोके। तो वो चारों तरफ एक बाउंड्री बना देती है और यहाँ पर वो तासुमी की डेड बॉडी को अपनी बाहों में पकड़कर बोलती है कि अब हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। और इतना बोलने के साथ वो अपने चारों तरफ एक बर्फ बना लेती है और जैसे ही वो बर्फ वहाँ पर ब्लास्ट होता है तो उन दोनों की डेड बॉडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। और यहाँ पर इसी के साथ रेवोल्यूशनरी आर्मी इसी के साथ जीत जाती है। वहीं हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने लियोनी आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कह रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसा रीलिम है जिसकी मदद से मैं अपने अपोनेंट के रीलिम को खत्म कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ ही वो तुरंत ही लियोनी के रीलिम को खत्म कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर लियोन उसके एक पंच मार देती है, जिसके बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नीचे गिर जाता है तो वो तुरंत ही अपनी बंदूक को निकाल देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसके ऊपर लगातार गोलियों से हमला कर देता है, जिस वजह से लियोनी यहाँ पर कभी तक जख्मी तो हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार अपने प्राइम मिनिस्टर के सिर को अपने हाथों से ही फोड़ रही होती है और वो इतनी जोरों से उसके सिर पर मार रही होती है कि प्राइम मिनिस्टर का सिर वहीं पर ही फट जाता है। जिसके बाद यहाँ पर लियोनी आखिरी बार अकामे से मिलती है और उसे गले लगा देती है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी अकामे को नहीं बताती कि वो यहाँ पर जख्मी है। जिसके बाद वो यहाँ पर स्लम एरिया में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लोग यहाँ पर काफी खुश हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अब मर चुका है। और सभी लोगों के चेहरे पर खुशियाँ देखने के बाद वो शांति से एक कोने में जाकर मर जाती है। जिसके बाद यहाँ पर चाइल्ड एम्परर का सबके सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन होता है, जहाँ पर उसका भी सिर काट दिया जाता है। और यहाँ पर बॉस कह रही होती है कि हमें कैसे भी करके एक अच्छा नेशन बनाना होगा, ताकि अगली बार से जब कैपिटल को लोग याद करें तो सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए करें, न कि उसकी बुराइयों के लिए। और आखिर में अकामे कह रही होती है कि मैं इसकी साइड जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ पर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर सकूँ। और इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको एक अगले एनीमे में, तब तक के लिए गुड बाय।